सो गाइज हमने अभी तक पढ़ लिया है सेल हमारी बॉडी के मोस्ट बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। बट आखिरकार ये सेल फर्दर क्या बनाते हैं? गाइज ये सेल्स बनाते हैं ये एनिमल टिश्यूज। और ये एनिमल टिश्यूज कैसे हमारी बॉडी में डिफरेंट फंक्शंस करते हैं, कौन से टाइप के होंगे, वो सब हम आज के इस सेशन में देखने वाले हैं। तो ध्यान से एंड तक बने रहना। एंड हेलो एवरीवन, दिस इज तनीषा शेखावत। वेलकम टू योर ओन चैनल नीट मार्वल्स। तो गाइज एनिमल टिश्यू फटाफट से करेंगे बिना किसी देरी के। बहुत बच्चों को बहुत डाउट होता है कि सिलेबस में है या नहीं। सबसे पहली बात, सिलेबस में है, न्यू एनसीईआरटी में नहीं है तो ओल्ड एनसीईआरटी से पढ़ना है। अभी तक 2025 के सिलेबस का अपडेट नहीं आया, बट 2024 में है तो हम अच्छे से इसको पढ़ेंगे। आपको कोई दिक्कत भी नहीं आएगी क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ 45 मिनट्स के आज के सेशन में इसको लाइफ टाइम के लिए बहुत अच्छे से मेमोराइज कर लेंगे। तो बिना किसी देरी इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं गाइस। सबसे पहले इंट्रोडक्शन बहुत ज्यादा जरूरी होता है किसी भी टॉपिक का, ऑब्वियसली। अब हम देखते हैं कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अभी आपको याद हो, अगर नहीं हो तो मैं बता दूं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वही ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें ऑब्वियसली एक इंडिविजुअल सेल है। अब यहाँ पर अगर किसी ऑर्गेनिज्म के पास एक ही सेल है तो उसी सेल के ऊपर सारा कार्यभार आ जाता है। दैट इज वही सेल सारे काम करेगी, चाहे वो एक्सक्रीशन का हो, चाहे वो रिप्रोडक्शन का हो, चाहे वो वॉस्कुलर सिस्टम, एवरीथिंग। अब ऑब्वियसली इतने तगड़े लेवल के सिस्टम होते नहीं है, बट ट्रांसपोर्टेशन सब कुछ एक ही सेल में सारा काम कराया जाएगा इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ पर हमें पता लगता है कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, सारे बेसिक फंक्शंस क्या करेगी, एक सिंगल सेल परफॉर्म करेगी। अब बात करते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। तो गाइज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स तो हमें पता है कि बहुत सारी सेल्स हैं उनके पास। अब बहुत सारी सेल्स हैं तो उनके पास एक एडवांटेज है कि वो काम को डिवाइड करके कर सकते हैं। अभी एक आपको ग्रुप प्रोजेक्ट मिला है तो आप ऑब्वियसली सब लोग मिलके काम करेंगे। अब एक इंडिविजुअल आपको प्रोजेक्ट मिला है तो आप अकेले करते हैं वहां पर। तो वही बात यहाँ पर आ जाती है कि यहाँ पर जब बहुत सारे सेल्स एक साथ प्रेजेंट हैं तो लेबर का डिविजन हो जाता है। तो डिविजन ऑफ लेबर हमें मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिल जाता है, यूनिसेलुलर्स में ऑब्वियसली नहीं होता। तो यहाँ पर ग्रुप ऑफ सेल्स आपस में मिलकर एक ग्रुप फर्दर बनाएंगी, जिसे हम क्या बोलते हैं गाइस, जिसे हम टिश्यूज बोलते हैं। अब यहाँ पर बहुत जरूरी बात इन सेल्स के बारे में क्या है कि सेम इनका ओरिजिन होगा और स्पेसिफिक अलग अलग इनके फंक्शंस हो सकते हैं। अब इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग ये है कि एक ही जगह से निकल कर आएंगे, बट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट उनको सबको अलग अलग रोल मिल सकते हैं। दैट इज, जैसे हम बात करें हमारे ब्लड की, ब्लड सारे के सारे जितने भी हमारे कनेक्टिव टिश्यूज हो, स्पेशली ब्लड वाले, मेसोडर्मल ओरिजिन से आए हैं। अब ब्लड में बहुत तरीके के सेल्स हैं। हमें आरबीसी देखने को मिलते हैं जिनका फंक्शन क्या है, शेप क्या है। शेप बाइकॉनकेव हो गया, ई न्यूक्लिएट सेल्स होते हैं, उसके अलावा हीमोग्लोबिन होता है उनमें। तो वो क्या करेंगे, ऑक्सीजन को बाइंड करके इधर उधर ले जाएंगे। ये बहुत ज्यादा अलग है एज कंपेयर टू डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स वगैरह, जो कि दूसरी सेल्स हैं ब्लड की ही, सेम ओरिजिन है, मेसोडर्मल ही, बट वहां पर न्यूक्लियस आ जाता है, यहाँ पर क्या आ जाता है, फंक्शन आ जाते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म वगैरह। तो फंक्शन अलग हो सकता है, ओरिजिन यहाँ पर सेम रहेगा गाइज एक टिश्यू की सेल्स का। यहाँ पर कौन सा टिश्यू बात की हमने, ब्लड टिश्यू की बात की, जो कि कनेक्टिव टिश्यू है। बाद में देखेंगे कैसे ब्लड टिश्यू है। उसके अलावा हम बात करते हैं कि जो टिश्यूज हैं गाइस वो ऑर्गेनाइज हुए हैं एक स्पेसिफिक मैनर में और वो बना देते हैं फिर एक ऑर्गन। तो जब हमारा सिस्टमिक मैनर में काम करना शुरू करते हैं, हम एक ग्रुप बनाते हैं तो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। उसी तरीके से जब टिश्यूज मिलकर एक स्पेसिफिक मैनर में काम करते हैं एक साथ मिलके तो वो एक ऑर्गन बना देते हैं। तो यहाँ पर एक ऑर्गन बन जाता है जब बहुत सारे टिश्यूज मिलकर एक साथ काम करने लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमारा हार्ट ऑब्वियसली कार्डियक टिश्यू से बना है। अब यहाँ पर हार्ट में उसके साथ मिलकर और बहुत सारे टिश्यूज, जैसे कि कनेक्टिव टिश्यू हमारा ब्लड, उसको प्रोटेक्ट करने वाला पेरिकार्डियम जो कि है एक एपिथेलियम टिश्यू, बहुत सारे टिश्यूज मिलकर काम कर रहे हैं। और यहाँ पर जो ऑर्गन था हार्ट, वो भी काम कर रहा है। तो गाइज यहाँ पर बहुत सारे टिश्यूज ने मिलकर हमें क्या दिया है, हार्ट दिया, जो कि एक ऑर्गन है। और फर्दर बहुत सारे टिश्यूज जैसे कि कनेक्टिव टिश्यू हमने बात किया, एपिथेलियम टिश्यूज जिनका हमने बात किया,
सब ने मिलके हमें क्या दिया, एक ऑर्गन सिस्टम। तो जो बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके एक साथ काम करे तो हमें ऑर्गन सिस्टम मिल जाता है गाइस। उसके अलावा हम देखते हैं कि जो सेल्स हो गए, टिश्यूज हो गए, ऑर्गन हो गए, ऑर्गन सिस्टम हो गए, जैसे कि हमने बात किया डिवाइड करके काम करते हैं कि तुम ये करो मैं ये करूंगा, ऐसे रोल्स का डिवीजन हो जाता है। उसे ही गाइस हम यहाँ पर बोल रहे हैं डिवीजन ऑफ लेबर। तो डिवीजन ऑफ लेबर हमें देखने को मिल जाता है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। अब हम फाइनली आ जाते हैं कि एनिमल टिश्यूज कौन से होते हैं, किस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, कौन से खास वाले एनिमल टिश्यूज हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे टिश्यूज हैं उनका जो स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स है ऑब्वियसली वो डिपेंड करेगा किसी के भी फंक्शन पे। जैसे कि हम देखते हैं हमारे आरबीसीज में कोई न्यूक्लियस नहीं होता है। न्यूक्लियस क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमें मैक्सिमम स्पेस प्रोवाइड करना है फॉर द ऑक्सीजन बाइंडिंग। उसके लिए मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन जैसे पिगमेंट जो कि बाइंड कराएंगे, तभी उसका कलर रेड है, उसकी शेप बाइकॉनकेव है, ताकि वो आराम से पास कर पाए थ्रू द ब्लड स्ट्रीम। और न्यूक्लियस कोई नहीं है। तो ये जो सारे फंक्शंस हैं वो डिसाइड करते हैं कि सेल का शेप कैसा होगा, स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो स्ट्रक्चर वुड बी हाईली डिपेंडेंट एंड वेरी अकॉर्डिंग टू द फंक्शंस जो कि वो पर्टिकुलर सेल परफॉर्म करने वाली है। उसके अलावा जो हमारा सबसे पहले टिश्यू आ जाता है जिसके बारे में हम इस चैप्टर में बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ते हैं, वो है गाइस एपिथेलियल टिश्यू। अब एपिथेलियल, अभी कोई भी टिश्यू पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम एक उसका ओरिजिन पढ़ेंगे बहुत ज्यादा ध्यान से कि कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, और उसका फंक्शन देखेंगे कि मेनली कौन से फंक्शंस के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। अब ये जो टेबल है उसमें चारों के चारों जो आपके मेन टिश्यूज हैं उसके लिए मेंशन्ड है दोनों चीजें। तो ये वाली टेबल आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। सीधा आपका नीट का क्वेश्चन यहाँ से उठ के आ सकता है ओरिजिन के बारे में, फंक्शन के बारे में किसी भी टिश्यू के। तो सबसे पहले जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू है गाइस, ऑब्वियसली इसका ओरिजिन क्या है, एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, और उसके अलावा हो सकता है मेसोडर्मल इन ओरिजिन, एंड उसके अलावा हो सकता है एंडोडर्मल इन ओरिजिन। तो तीनों प्रकार के ओरिजिन के हो सकते हैं हमारे ये पर्टिकुलर एपिथेलियल टिश्यूज। उसके अलावा अगर हम फंक्शन करें, देखें फंक्शन, तो बाहर अगर प्रेजेंट होता है, तो कोई भी चीज अगर बाहर प्रेजेंट होती है तो उसका काम क्या होता है, जैसे घर के बाहर दीवारें प्रेजेंट होती हैं, वो करती हैं हमें प्रोटेक्ट फ्रॉम थीफ वगैरह, फ्रॉम जो एनवायरनमेंट है, मौसम है, टेम्परेचर, बारिश, धूप वगैरह वगैरह। तो उसी तरीके से जो बाहर हमारा एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होगा उसका काम होगा प्रोटेक्शन। जो अंदर की तरफ कहीं प्रेजेंट होगा उसका काम होगा सिक्रीशन। अब सिक्रीशन वाले बाहर भी प्रेजेंट हो सकते हैं, हम ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम जो पढ़ेंगे तब देखने वाले हैं। तो सिक्रीशन भी हो सकता है। उसके अलावा जो सिक्रीट करता है वो एब्जॉर्ब भी कर सकता है यहाँ पर। तो गाइस एब्जॉर्प्शन भी इसका एक फंक्शन हो जाता है, ऑब्वियसली एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर ये सारे इसके फंक्शंस आ जाते हैं। और जब हम एपिथेलियल टिश्यू को थोड़ा डिटेल्स में देखेंगे तो आपको एक एक पॉइंट समझ में आएगा कि कहां पर एग्जैक्टली इसका कौन से वाला फंक्शन आ रहा है। अब अगर हम देखें मस्कुलर टिश्यू के बारे में, तो जैसे कि नाम साउंड कर रहा है, ऑब्वियसली हमारे जो मसल सेल्स हैं वो मिलकर बनाएंगे मस्कुलर टिश्यू। तो ओरिजिन गाइस इसका होता है मेसोडर्मल, तो मेसोडर्मल इन ओरिजिन होंगी। उसके अलावा फंक्शन ऑब्वियसली मसल्स का काम क्या होता है, मूवमेंट कराना। अब मूवमेंट कराना एंड लोकोमोशन कराना। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं व्हाट इज मूवमेंट एंड व्हाट इज लोकोमोशन। तो अगर मैं यहीं पर अपनी जगह पे एग्जैक्टली खड़ी हूँ और मैं अपने हाथ, पैर, गर्दन सब मूव कर रही हूँ तो ये हो गया मूवमेंट। बट मैं एक जगह से दूसरी जगह से मूव कर रही हूँ, दैट वुड बी लोकोमोशन। तो यहाँ पर दोनों, दैट इज मूवमेंट भी एंड लोकोमोशन भी कौन करा रहा है, यहाँ पर हमारी मसल सेल्स करा रही हैं। और वो भी हम देखेंगे स्पेशली लोकोमोशन वाले चैप्टर में कि मसल सेल्स आखिरकार कैसे कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करके मूवमेंट एंड लोकोमोशन को पॉसिबल करा पाती हैं। तो यहाँ पर फंक्शन भी हमने देख लिया। उसके अलावा कनेक्टिव टिश्यू गाइस, तो कनेक्टिव टिश्यू जैसे कि नाम बोल रहा है ऑलरेडी, तो यहाँ पर हम ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे। जिस चैप्टर में नाम बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर रहे हैं, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, तो वहीं पे समझ लेना है और वही बहुत ज्यादा बेहतर तरीका है चीजें याद करने का। तो कनेक्टिव टिश्यू ऑब्वियसली कनेक्ट कर रहा होगा बहुत ज्यादा। तो जैसे कि ब्लड हम देखते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू है, तो एंटायर बॉडी को एक तरीके से कनेक्ट करता है, चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, न्यूट्रिएंट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, एक्सक्रीशन वगैरह कराता है। तो ये सब है हमारे कनेक्टिव टिश्यू के फंक्शंस। तो अगर हम देखें ओरिजिन इसका होगा अगेन मेसोडर्मल इन ओरिजिन। फंक्शन हम देखें तो सपोर्ट करता है एक तो हम देखेंगे कि मैक्सिमम टाइम पे हमारे एपिथेलिया के नीचे हमारा कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होगा सपोर्ट करने के लिए उसको। ठीक है, तो सपोर्ट का फंक्शन होता है इसका, बाइंडिंग करवाता है, कनेक्ट
कनेक्शंस करवाने के लिए ऑब्वियसली स्टोरेज, प्रोटेक्शन एंड ट्रांसपोर्ट का भी होता है, जैसे कि हम देखते हैं ब्लड ट्रांसपोर्टिंग हमारा जो है टिश्यू वो होता है। उसके अलावा अगर हम नर्वस टिश्यू की बात करें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैं अपनी सेंसेस में हूँ, जो मैं सोच पा रही हूँ, जो मैं मूवमेंट कर पा रही हूँ, उसमें भी एक ना एक तरीके से नर्वस टिश्यू का बहुत ज्यादा रोल है। तो अगर ओरिजिन देखो तो गाइस बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, एंडोडर्मल इसका ओरिजिन सोच लेते हैं, बट एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है। तो यहाँ पर 3-4 आपके जो है स्टार्स लग जाने चाहिए कि नर्वस टिश्यू होता है एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। ओके, तो अगर हम फंक्शन देखें तो ऑब्वियसली कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पूरा का पूरा बाय नर्व इंपल्सेस। तो ये नर्वस वाले चैप्टर में हम बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ते हैं, बट ऑब्वियसली हमें पता है कि जो हमारा दिमाग है, हमारा सीएनएस है, उसमें स्पाइनल कॉर्ड भी आता है, वही हमारे बॉडी का पूरा मालिक है, वही सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। जो मैं करना चाह रही हूँ इधर उधर, वो सारे के सारे मैसेजेस मेरे ब्रेन से निकल रहे हैं, स्पाइनल कॉर्ड वगैरह निकाल रहे हैं उन मैसेजेस को, और उसी के जरिए जो नर्व इंपल्सेस जो जनरेट होते हैं, उन्हीं के जरिए बाकी सारे जो हमारे सेल के टिश्यूज ऑर्गन और क्या करते हैं, अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर पाते हैं। तो ये गाइस हमारे हो गए चारों के चारों मेन वाले टिश्यूज। अब हम एक एक करके सबको डिटेल में देखेंगे, उनके कौन से टाइप है वो देखेंगे, और प्लस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कि उनके एग्जाम्पल्स कौन से हैं। तो 3 चीजें जैसे ही हम कोई भी टिश्यू डिस्कस करेंगे, वो 3 चीजें होनी चाहिए आपके दिमाग में तुरंत, उसके टाइप, ऑब्वियसली उसके एग्जाम्पल्स एंड उसके फंक्शंस। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा आ जाता है एपिथेलियल टिश्यू, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में एपिथेलियम भी बोलते हैं। अब एपिथेलियम हमने बहुत जगह पढ़ा है, ऐसा नहीं कि हम पहली बार इसको एनिमल टिश्यूज में पढ़ रहे हैं, हम प्लांट टिश्यूज वगैरह में भी एपिथेलियम के बारे में बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। यूजुअली क्या कर रहा है, आउटर मोस्ट कवरिंग होता है हमारे प्लांट के केस में भी, तो यहाँ पर भी बहुत सारे केसेस में आउटर मोस्ट भी होगा, बट हम देखेंगे कि इंटरनली भी बहुत ज्यादा ये प्रेजेंट हो सकता है। तो यहाँ पर जो एपिथेलियल टिश्यू है, डिस्पाइट बीइंग आउटर सरफेस पे या फिर इनर सरफेस पे तो होगा, मतलब इट वुड पोजेस अ फ्री सरफेस, एक फ्री सरफेस तो होगा, वो बाहर भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है। दैट इज हमारी गट है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, उन सब में जो अंदर कैविटी है, उसकी जो लाइनिंग है, वो भी एपिथेलियम बना सकता है। तो यहाँ पे ये करेगा फेस ईदर अ बॉडी फ्लूइड, मतलब कि अगर हमारे जो इंटरनल वाली लाइनिंग्स कर रहा है तो एक बॉडी फ्लूइड को फेस कर रहा होगा वैसे, और अगर आउटसाइड वाली लाइनिंग को कवर कर रहा है तो हमारा आउटसाइड का जो एनवायरनमेंट है उसको ये फेस कर रहा होगा। उसके अलावा जैसे ही हम देखते हैं, मेन इसका फंक्शन है कवरिंग में, लाइनिंग में बहुत सारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स के लिए। अभी ऑब्वियसली बहुत ज्यादा कॉम्पैक्टली पैक्ड होता है, कुछ ज्यादा इसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट नहीं होते, काफी ज्यादा क्लोज ऐसे टाइल की तरह है एक दूसरे के अंदर फिक्स्ड हमारे जो सेल्स हैं वो एपिथेलियम की होती हैं। तो कॉम्पैक्टली पैक्ड हो गया, बहुत ज्यादा कम इंटरसेलुलर मैट्रिक्स क्या होता है, एक सेल से दूसरी सेल के बीच में जो स्पेस होता है उसे हम इंटरसेलुलर स्पेस बोलते हैं, उसके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है गाइस उसे मैट्रिक्स बोलते हैं। तो बहुत कम इंटरसेलुलर मैट्रिक्स की रिक्वायरमेंट यहाँ पर आ जाती है, क्योंकि स्पेस ही बहुत ज्यादा कम है एक और दूसरी सेल के बीच में। उसके अलावा अगर हम बात करें, 2 मेजर टाइप्स का होता है, और ये किस पे डिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है कि कितनी लेयर हम जमा रहे हैं। सिंगल लेयर अगर प्रेजेंट है तो हम उसको बोल दे रहे हैं गाइस सिंपल एपिथेलियम, एक ही लेयर यहाँ पर प्रेजेंट होगी, सेल्स की एक लेयर स्टैक करके पूरा टिश्यू बना देगी। ऑन द अदर हैंड अगर एक से ज्यादा हुआ हमारा, तो उसके केस में हम बोल देते हैं कंपाउंड एपिथेलियम। तो मोर देन 1 लेयर ऑफ सेल्स अगर स्टैक हो गई एक दूसरे के ऊपर, तो ये हमें क्या दे देगी, ये दे देगी हमें कंपाउंड एपिथेलियम। तो मेजर वाला डिफरेंस गाइस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड एपिथेलियम क्या होगा, लेयर्स ऑफ सेल्स की कितनी सेल्स स्टैक होकर हमें ये वाला टिश्यू दे रही हैं। सबसे पहले हम सिंपल एपिथेलियम की डिटेल्स देख लेते हैं गाइस। तो सिंपल एपिथेलियम ऑब्वियसली सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, स्टार यहाँ पे भी लगा लो। तो सिंगल लेयर ऑफ सेल्स ऑब्वियसली इट वुड लाइन, अब किस किस की लाइनिंग हो सकती है, बॉडी कैविटी क्या होता है हमें पता है, जब हम बात करते हैं हायर ऑर्गेनिजम्स की, ह्यूमंस तक लेवल की, तो हम बोलते हैं डोनेट शेप का बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी सिमेट्री होता है, बॉडी स्ट्रक्चर होता है, ऑब्वियसली बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम बोलते हैं। उसका क्या मीनिंग है, उसका मीनिंग है कि जैसे एक डोनट में अंदर की तरफ भी कैविटी प्रेजेंट होती है, ऑब्वियसली बाहर तो आउटर सरफेस है ही, वैसे ही ह्यूमंस भी अंदर से होलो ऑर्गेनिजम्स हम बोलते हैं, मतलब पूरे के पूरे हमारे अंदर फ्रॉम माउथ
से स्टार्ट होके हमारे अंदर कैविटी प्रेजेंट है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल वाली हमारे जो ट्रैक्ट्स हैं, जीआईटी ट्रैक्ट वगैरह, तो वो सब एक कैविटी दे रहे हैं। उस कैविटी की लाइनिंग ये सिंपल एपिथेलियम होता है। तो अब यहाँ पे बच्चों आपका क्वेश्चन हो रहा होगा कि मैम हमारे बॉडी के अंदर हमें प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट क्यों है, क्योंकि एपिथेलियम का रोल क्या है, मेनली तो प्रोटेक्शन है। यहाँ पर अगर हम देखें तो मेनली हमारी जो बॉडी के बाहर तो हमने माना कि मच्छर वच्छर आगे काट सकता है, चोट वगैरह लग सकती है, तो बाहर तो रिक्वायरमेंट है, चलो मुझे चाहिए यहाँ पे प्रोटेक्शन, बट अंदर क्यों है? जैसे गाइस हम डाइजेशन वगैरह में पढ़ते हैं कि जो हमारा स्टमक है उसमें बहुत खतरनाक खतरनाक केमिकल्स रिलीज होते हैं, जैसे कि HCl जो है हमारा रिलीज होता है ताकि हमारे जो पेप्सिन वगैरह उनको हम एक्टिवेट कर सके। अब जैसे अगर ऐसे HCl वगैरह रिलीज हुए तो ऐसे खतरनाक केमिकल हमारी बॉडी के अंदर रिलीज हो रहे हैं, हमारे स्टमक के अंदर रिलीज हो रहे हैं, तो जो स्टमक की लाइनिंग है उसको प्रोटेक्शन के लिए अच्छी खासी सेल्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो उसी वजह से जो हमारा ट्रैक्ट है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जो हमारी स्टमक हमारे इंटेस्टाइनिंग सबको लाइन करती है, वो लाइनिंग वो भी एपिथेलियम कॉन्स्टिट्यूट करेगी। तो गाइज यहाँ पर उसके अलावा जो डक्ट्स एंड ट्यूब्स होती हैं, तो हमें पता है कि हमारे जब हम नर्वस कंट्रोल जो केमिकल कोऑर्डिनेशन चैप्टर पढ़ते हैं तो इतने सारे हार्मोन्स वगैरह इधर उधर घूमते हैं, इतने सारे एंजाइम्स इधर उधर घूमते हैं, तो बहुत सारे डक्ट्स एंड ट्यूब्स भी हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। हमें पता है हमारा ब्लड ट्यूब्स के थ्रू इधर उधर घूम रहा है, तो वहां पर भी बहुत ज्यादा रोल आ जाता है किसका, एपिथेलियम टिश्यू का। ये एपिथेलियम टिश्यू ही सारे डक्ट्स ट्यूब्स लाइनिंग्स को बनाता है। यहाँ पर इसका फर्दर डिवीजन है 3 ग्रुप्स में, तो देख लेते हैं कौन से। तो सबसे पहले आ गया गाइस स्क्वैमस एपिथेलियम। तो अगर हम स्क्वैमस एपिथेलियम की बात करें तो सिंगल लेयर होगा। ऑब्वियसली अगर सिंपल एपिथेलियम में कोई भी है तो सिंगल लेयर ही होने वाला है, बट स्क्वैमस में खास बात क्या है, जो एक सिंगल लेयर ऑफ सेल्स प्रेजेंट है वो भी बहुत ज्यादा पतली है, बहुत ही ज्यादा पतली। तो यहाँ पर अ सिंगल थिन लेयर ऑफ अ फ्लैट सेल्स, एकदम फ्लैट सेल्स होंगी विद इरेगुलर बाउंड्रीज। तो यहाँ पर अगर आपको ये सिचुएशन इमेजिन करनी है तो आपको सोचना होगा बहुत ज्यादा इरेगुलर वियर्ड शेप की जो टाइल्स हमारे फर्श वगैरह पे लगती है उसके बारे में। तो हमें पता है कि उनकी शेप ऐसे कुछ बनी होती है, जैसे पजल के पीसेस एक दूसरे में फिट होते हैं, वैसे हम उन टाइल्स को फिट करके पूरा हमारा जो फ्लोर है उसको बना देते हैं। उसी तरीके से कुछ टाइल्ड मैनर में से हम पेवमेंट एपिथेलियम इसी वजह से बोलते हैं, क्योंकि पेवमेंट क्या होता है, पेवमेंट जो टाइल वाला हमारा सरफेस होता है, फ्लोर होता है, उसको बोलते हैं। तो उस तरीके से ही ये स्क्वेमस एपिथेलियम वाली सेल्स एक तो इरेगुलर शेप वाली हुई और आपस में क्लोजली फिटेड है, बहुत ज्यादा फ्लैट भी है और पतली भी है, तो उन टाइल्स की तरह ही कुछ बन जाती हैं ये। और ऑब्वियसली कुछ इतना ज्यादा पतला है तो उसका फंक्शन बहुत ज्यादा कैसा होगा, जैसे कि हमने बात किया था स्ट्रक्चर हाईली डिपेंडेंट होता है गाइस फंक्शन पे। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर अगर पतला है तो किसी खास फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए ही है। और जो पतली चीजें होती है जैसे कि हम देखते हैं मसलिन क्लोथ वगैरह बहुत ज्यादा पतले होते हैं, वो क्या कर पाते हैं, अपने अंदर से चीजें पास होने देते हैं। तो यहाँ पर भी ये अपने थ्रू चीजें पास होने देगा, डिफ्यूजन पॉसिबल करा पाएगा। तो दिस वुड फॉर्म, यहाँ पर डिफ्यूजन लिखा हुआ है गाइस मैंने, दिस वुड फॉर्म डिफ्यूजन बाउंड्रीज। और ये कहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है? अब हमें पता है जहां पर भी हमारी बॉडी में डिफ्यूजन की रिक्वायरमेंट है वहां पर स्क्वैमस एपिथेलियम का रोल आ जाएगा। जैसे कि हमें पता है हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है उनके अंदर ब्लड बह रहा है ऑब्वियसली, बट अगर आपको पता हो कि उस ब्लड के अंदर से बहुत सारी चीजें बाहर निकाली जाती हैं और बहुत सारी चीजें बाहर से दूसरी सेल से एब्जॉर्ब करके ब्लड के सर्कुलेशन में बहाई जाती हैं, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स को हमारे जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, इंटेस्टाइन वगैरह, वहां से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करके ब्लड के अंदर डाल दिए जाते हैं। एक्सक्रीशन करते टाइम जब हम नेफ्रॉन्स में पढ़ते हैं तो हमने देखा था कि जो ब्लड वेसल से कितनी सारी चीजें एक्सक्रीट होती हैं, रिलीज होती हैं बाहर। तो वहां पर हमें जरूरत है बहुत पतली लेयर की जिसके थ्रू डिफ्यूजन ऑफ सब्सटेंसेस पॉसिबल हो पाए। तो वहां पर रोल आ जाता है गाइस हमारे स्क्वैमस एपिथेलियम का। तो मेन फंक्शन हो गया कि इट वुड अलाउ डिफ्यूजन। कहां कहां प्रेजेंट होगा? ब्लड वेसल्स की लाइनिंग में। उसके अलावा कहां पे प्रेजेंट होगा? उसके अलावा जैसे हम सांस लेते हैं तो हमने सांस लिया, हमारे अंदर ऑक्सीजन गया,
सिर्फ ऑक्सीजन नहीं गया, ऑब्वियसली एयर गया, बट हमें ऑक्सीजन से ही काम है, तो हमारे अंदर एयर गया। अब हमें पता है ये एयर कहाँ तक पहुंचेगा, ये एयर अंदर लंग्स के अंदर पहुंचा, और लंग्स के बाद कहाँ पहुंचा, फाइनली एल्वियोलाई नामक एक स्ट्रक्चर पे पहुंचा, जिसकी खास लाइनिंग होगी, जो अगेन बहुत ज्यादा पतली होगी, क्योंकि उसको वहां पर डिफ्यूजन ऑफ गैसेस कराना है, अंदर से CO2 निकाल के बाहर वापस लाना है, और बाहर से जो ऑक्सीजन लेके गए हैं उसको अंदर भेजना है, तो वहां पर भी डिफ्यूजन की जरूरत होती है। तो ये प्रेजेंट होगा गाइस एयर सैक, जो कि हमारे एल्वियोलाई होते हैं उनकी लाइनिंग में, उसके अलावा ब्लड वेसल्स की लाइनिंग में। तो लंग्स में हो गया, ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट हो गया। अब हम आ जाते हैं सेकेंड वाले पे, जो कि है, अगर हम स्ट्रक्चर देखें, क्योंकि हम स्ट्रक्चर भी लेकर आए हैं, तो यहाँ पर है हमारा सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। जैसे कि हम देख पा रहे हैं बहुत ही ज्यादा पतली पतली सिंगल लेयर ऑफ सेल्स हमारे स्क्वेमस एपिथेलियम में प्रेजेंट होती है। अब हम गाइस आ जाते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम पे। तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम जैसे नाम से साउंड कर रहा है, क्यूब हमारी जो सेल्स हैं वो प्रेजेंट होंगी, सिंगल लेयर अगेन प्रेजेंट होगा, बट क्यूब शेप की होंगी, जैसे कि ऐसा कुछ। तो यहाँ पर ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम होगा। तो यहाँ पर क्यूब शेप्ड हो गया, सबसे पहले सिंगल लेयर हो गया, विच मेक सेंस क्योंकि हम सिंपल एपिथेलियम पढ़ रहे हैं। फंक्शन यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है, यहाँ पर फंक्शन आ जाता है गाइस की सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो ये सेल्स कुछ ना कुछ सिक्रीट या फिर कुछ ना कुछ एब्जॉर्ब करती रहती हैं। तो जहां पर बहुत ज्यादा हाई रिक्वायरमेंट होगी सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन वाले फंक्शंस की, तो वहां पर ये ऑब्वियसली प्रेजेंट होंगी। जैसे कि हम देखते हैं हमारे नेफ्रॉन्स में बहुत कुछ सिक्रीट एंड एब्जॉर्ब होता रहता है, तो ये प्रेजेंट होती है गाइस PCT वगैरह में, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जो एक ट्यूबुलर पार्ट है हमारे नेफ्रॉन के अंदर, वहां पर ये ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। जैसे कि हमने देखा कि क्यूबॉइडल सेल्स हैं, चलो अब इन सेल्स के ऊपर क्या प्रेजेंट हो सकता है, इन सेल्स के ऊपर माइक्रोविलाई नामक स्ट्रक्चर, जो बहुत पतले पतले धागे जैसे स्ट्रक्चर्स हैं, वो प्रेजेंट हो सकते हैं, जो कि ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम बोला जाता है। वो हमारे PCT जो है ट्यूब, हमारे नेफ्रॉन के ट्यूब्यूल, उनके अंदर प्रेजेंट होता है गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऐसी जगह पे प्रेजेंट हो सकती है। उसके अलावा ग्लैंडुलर डक्ट्स में, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये आ जाती है कि हमने बात की कि सिंपल एपिथेलियम कौन से वाला, स्पेशली क्यूबॉइडल वाला एपिथेलियम हमारे डक्ट के ग्लैंड, जो ग्लैंड्स हैं उनके डक्ट्स हैं उनकी लाइनिंग में प्रेजेंट है। बट हम जब आगे कंपाउंड एपिथेलियम पढ़ेंगे तब भी हम पढ़ेंगे कि कुछ ग्लैंड्स की जो डक्ट्स हैं, जो ट्यूब्स हैं, उनका फॉर्मेशन वो कंपाउंड एपिथेलियम करा रहा है। तो एक वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर आपको लिख लेना चाहिए, वो है कि यहाँ पर स्मॉल ग्लैंड्स की जो डक्ट्स हैं वो बनाएगा कौन सा, सिंपल वाला। बट जो लार्जर ग्लैंड की लार्जर ट्यूब्स, लार्जर डक्ट्स होंगी, उनको कौन बनाएगा, उनको बनाएगा थोड़ा सॉलिड वाला, जिसके पास बहुत सारी लेयर्स प्रेजेंट हैं, जो कि है हमारा कंपाउंड एपिथेलियम गाइस। तो यहाँ पर जो ग्लैंडुलर डक्ट्स हैं छोटी वाली ग्लैंड्स की, वो बना रहा है हमारा क्यूबॉइडल एपिथेलियम। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये आपके नीट 2023 के पेपर में भी आया था, तो यहाँ पर जो कंफ्यूजन है उसकी कोई गुंजाइश नहीं बचनी चाहिए। तो अब हम आ गए हैं गाइस कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जैसे कि हमने पढ़ा, जो कि नेफ्रॉन में प्रेजेंट होता है, जो कि अगेन किडनी में प्रेजेंट होते हैं, उसमें ये माइक्रोविलाई की, जैसे कि हम देख पा रहे हैं ऐसे हमारी जो क्यूबॉइडल सेल है ऐसे कुछ है। अब मैं अगर एक पे आपको बना के दिखा दूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, इस पे बहुत सारे माइक्रोविलाई ऐसे 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 प्रेजेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे एक ब्रश प्रेजेंट होता है, ब्रश बॉर्डर, एक बॉर्डर है ऑब्वियसली और ब्रश फॉर्म दे दी है, जिसे हम ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम बोलते हैं। और वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है गाइस, वो प्रेजेंट होता है PCT में, नेफ्रॉन की किडनी के। ओके, तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। अब हम आ गए गाइस कॉलमनर एपिथेलियम पे। कॉलमनर एपिथेलियम अगेन सिंगल लेयर है, बट यहाँ पे लंबी लंबी पतली पतली सेल्स आ जाती हैं, जिसे हम बोलते हैं सिलेंडर सेल्स। तो यहाँ पर लंबी सिलेंडर सेल्स होती हैं, जिनका जो न्यूक्लियस है वो टुवर्ड्स थोड़ा सा बेस की तरफ प्रेजेंट होता है। तो जैसे हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, बेस की तरफ थोड़ा सा न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट क्लियर। तो ये सिलेंडर सेल्स होंगी, न्यूक्लियर बेस पे प्रेजेंट होगा। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर के बारे में। अगर हम बात करें तो इसमें भी अगेन माइक्रोविलाई प्रेजेंट हो सकता है ऑन द फ्री सरफेस, और ये किसकी लाइनिंग में काम आएगा, ये गाइस काम आएगा स्टमक इंटेस्टाइन वगैरह की लाइनिंग में। तो हमें पता है इंटेस्टाइन में हमें बहुत ज्यादा एब्जॉर्प्शन की जरूरत होती है, जहां पर हम सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए, ताकि जो एब्जॉर्प्शन है उसको बढ़ा सके, बहुत सारे
ऐसे ऐसे माइक्रोविलाई प्रेजेंट करवाते हैं, वहां पर ऐसी सेल्स का बहुत ज्यादा फंक्शन आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये एब्जॉर्प्शन मैक्सिमाइज करवा देती है। तो जैसे कि क्यूबॉइडल सेल्स का रोल था इन एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, वैसे ही जो कोलुमेलर एपिथेलियम है गाइस, उसके भी बहुत ज्यादा अच्छा रोल आ जाता है इन एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। तो यहाँ पर हमारे कोलुमेलर एपिथेलियम का भी यही रोल आ जाता है, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। अगर हम बात करें सिलिएटेड एपिथेलियम मतलब एक स्पेशल मॉडिफिकेशन हो सकती है हमारे क्यूबॉइडल या फिर हमारे जो ये कोलुमेलर एपिथेलियम है उसकी, यहाँ पर सीलिया ये ग्रो कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो ये जो रेड वाला पार्ट है, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर सरफेस पे सीलिया ग्रो हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सीलिया भी आ जा सकते हैं सरफेस पे। तो अगर सिलिएटेड एपिथेलियम हुआ तो ऑब्वियसली इट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम क्यूबॉइडल या फिर कोलुमनर एपिथेलियम, मतलब क्यूब वाला जो हमारा एपिथेलियम सेल्स था, अगर उसके ऊपर सीलिया लग गए तो सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम बन गया। अगर कोलुमनर वाले पे सीलिया लग गए तो सिलिएटेड कोलुमनर एपिथेलियम ये हमारा बन गया। तो ये क्या करेगा, इट वुड बियर सीलिया ऑन द सरफेस। अब ये इसका रोल कहाँ आ जाता है, तो हमें पता है गाइस सीलिया का रोल होता है इन मूवमेंट, जैसे नाव के चप्पू इधर उधर मूव करके नाव को मूव कराते हैं, उसी तरीके से जो सीलिया प्रेजेंट होते हैं गाइस, वो भी मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, मूवमेंट ऑफ लिक्विड अराउंड इट का जो मूवमेंट है वो करवाते हैं। तो यहाँ पर अगर ये प्रेजेंट हुए लेट्स से स्टमक वगैरह में, तो वहां पर जो म्यूकस है उसका मूवमेंट करा देंगे। अब इसका एग्जांपल बहुत अच्छा क्या होगा, जैसे यू हैव इनहेल्ड समथिंग फॉर एन ऑब्जेक्ट जो आपको इनहेल नहीं करना चाहिए था, कोई आपने छोटा पार्टिकल जो थोड़ा सा बड़ा है देन जो हम फिल्टर कर सकते हैं उससे, उसको इनहेल कर दिया, तो अचानक से आपको बहुत ज्यादा छींक आने लगती है। वो छींक क्यों आने लगती है, तो वो ऑब्वियसली इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स होता है, आपको अचानक से छींक आने लग जाती है। तो वहां पर क्या होता है गाइस, जो ये हमारी सिलिएटेड वाली एपिथेलियम है ये प्रेजेंट होती है, और ये म्यूकस जो है उसको चिपका देंगी अराउंड द सब्सटेंस ऑब्वियसली हमारी बॉडी, और जो म्यूकस चिपक गया है उसकी मूवमेंट टुवर्ड्स द आउटसाइड कौन करवाएंगे, ये सिलिएटेड एपिथेलियम। तो इस तरीके से मूवमेंट जहां जहां रिक्वायर्ड होगी वहां पे सिलिएटेड एपिथेलियम प्रेजेंट होगा। जैसे कि हमें पता है हमारी फेलोपियन ट्यूब्स जो हैं, अब ऑब्वियसली स्पर्म्स तो एक मोटाइल गमीट है, बट जो हमारा ओवा है, जो एग है, वो तो मोटाइल नहीं है, बट उसको भी पहुंचना है एक स्पेशल जंक्शन में फेलोपियन ट्यूब्यूल के। तो उस फेलोपियन ट्यूब्यूल के अंदर ये हमारी जो सिलिएटेड एपिथेलियम है वो प्रेजेंट होगा, ताकि वैसे नाव के चप्पू की तरह मूव कर करके जो ओवा है उसको उसके पर्टिकुलर जहां पे उसका फर्टिलाइजेशन हो सकता है वहां पर लेकर जाएं। तो गाइस ये सिलिएटेड एपिथेलियम कहाँ कहाँ प्रेजेंट हो सकता है वो भी आप अच्छे से लिख लेना, ठीक है। ऑब्वियसली इट वुड बी फाउंड इनसाइड द इनर सरफेस ऑफ होलो ऑर्गन्स, जैसे कि ब्रोंक्यूल्स, जैसे कि हमने बात किया हमारे ब्रोंक्यूल्स में प्रेजेंट हो सकता है फॉरेन ऑब्जेक्ट्स वगैरह को छींक करके बाहर निकालने के लिए। फेलोपियन ट्यूब्स में प्रेजेंट हो सकता है ओवा की मूवमेंट कराने के लिए। तो ये गाइस हो गए हमारे सारे के सारे सिंपल एपिथेलियम। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है, एक पेज पे हमने किया खुला खुला अच्छे से सुंदर सा। और अगर आपको ये हमारे जो पीपीटी है पीछे माइंड मैप्स वगैरह चाहिए तो उसके लिए आपको करना होगा नीट मार्वल्स का टेलीग्राम का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, उस पर जाकर हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन, क्योंकि वहां पर जितने भी चैप्टर्स मैं करवा रही हूँ थ्रू विद द हेल्प ऑफ दीज शॉर्ट नोट्स, दीज माइंड मैप्स, वो वहां पर मैं ड्रॉप कर देती हूँ। आप वहां से डाउनलोड करके बहुत क्विकली रिवीजन कर सकते हैं। तीन चार पेजेस में हर टॉपिक हर चैप्टर हो जाता है, जो कि रिवीजन के लिए बहुत अच्छा है। तो ऑब्वियसली जो बच्चे बहुत ज्यादा लेट स्टार्ट कर रहे हैं, उन्होंने खुद की नोट्स वगैरह नहीं बनाए होंगे, तो आप ऐसे केस में बहुत जल्दी से मैक्सिमम आउटपुट के लिए ऐसे नोट से रिवीजन अपना कर सकते हैं, ठीक है। अब मूव ऑन करते हैं हम हमारे नेक्स्ट टाइप के। तो यहाँ पर सिक्रीशंस, जैसे कि हमने बात की, तो जिस टाइप की सिक्रीशंस हैं उसके बेसिस पे हम ग्लैंडुलर एपिथेलियम बना देते हैं। अब ग्लैंडुलर एपिथेलियम मतलब ऑब्वियसली सिक्रीशंस कर रहा होगा, मॉडिफाइड अगेन, जैसे कि सिलिएटेड वाली में सीलिया प्रेजेंट था, वो मॉडिफाइड हमारी कोलुमनर या क्यूबॉइडल एपिथेलियम था। उसी तरीके से जो सिक्रीशंस वाली कोलुमनर या फिर क्यूबॉइडल एपिथेलियम होंगी उसे ही हम ग्लैंडुलर एपिथेलियम बोल दे रहे हैं। तो मॉडिफाइड कोलुमनर या क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल्स हैं, स्पेशलाइज्ड है किसमें, सिक्रीशन में। अब ये दो प्रकार की हो सकती हैं, तो एक ही सेल सारा काम कर रही है, सब सिक्रीट कर रही है, एक बहुत सारी सेल्स मिलके काम कर रही हैं, बहुत सारी सेल्स मिलकर सिक्रीशन के जो फंक्शंस हैं उसको करवा रही हैं। तो अगर मल्टी सेलुलर हुआ दैट इज बहुत सारे क्लस्टर ऑफ सेल्स आपस में साथ में मिलके काम कर रहे हैं, तो वो हो गया मल्टी सेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम। अगर एक ही सिंगल सेल दैट इज आइसोलेटेड वाला, तो वो हो गया हमारा आइसोलेटेड दैट इज यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम।
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या हो जाता है, इसके एग्जाम्पल्स हो जाते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमारी जो यूनिसेलुलर ग्लैंड है वो प्रेजेंट है। ओके, तो यहाँ पर कौन सी होती है, वो होती है गाइज हमारी गॉबलेट सेल्स एलिमेंट्री कैनाल में जो प्रेजेंट है। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें मल्टी सेलुलर वाली, तो वो हो गई सलाइवरी ग्लैंड। उसके अलावा जो हमारे पेंक्रियाज हो गए, और भी मैक्सिमम जो ग्लैंड्स हैं आप लिख के आ सकते हैं, बड़ी बड़ी वाली खास तौर पे वो मल्टी सेलुलर ही होंगी। आपको याद यहाँ पर क्या करना है, 2-3 स्टार लगा के लिख लो। यहाँ पर आपको याद रखना है गॉबलेट सेल्स, क्योंकि आपको एग्जाम में कॉमन सेंस से याद नहीं आएगा कि सिंगल सेल इसमें प्रेजेंट हो सकती है। तो गॉबलेट सेल यहाँ पे आपको अच्छे से याद रहना चाहिए। और वैसे थोड़ा ट्रिकी हो जाता है, इसी वजह से नीट लगातार 2 बार यहाँ से क्वेश्चन भी दे रहा है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हो गया डन, टेस्टेड। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर ऑन द बेसिस कि कैसे सिक्रीशंस को पोर किया जा रहा है, मतलब बाहर के एनवायरनमेंट में इधर उधर फेंका कैसे जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जा रहा है, एक पाइप के तरीके के थ्रू, एक नली के थ्रू हम भेज रहे हैं, या फिर ऐसे ही ब्लड में फेंक दे रहे हैं हमारे सिक्रीशंस को। उसके बेसिस पे भी हमारी ग्लैंड 2 जो भाग हैं, 2 पार्ट्स हैं, उसमें डिवाइडेड है गाइस। सबसे पहले बेस्ड ऑन द मोड ऑफ पोरिंग, जैसे कि हम बात कर रहे हैं, ग्लैंड्स हो सकती हैं 2 टाइप की यहाँ पर। तो एक हो सकती है, हमें पता है हमारा ब्लड पूरी बॉडी में इधर उधर घूम रहा है, हमारा यहाँ पर जो वॉस्कुलर सिस्टम है, जहां जहां जाता है वहां ट्रांसपोर्टेशन ब्लड के थ्रू पॉसिबल है। तो इसी वजह से जो हमारे हार्मोन्स वगैरह हैं, एक तो वो क्या है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं और बहुत ज्यादा कम अमाउंट में वो होते हैं प्रोड्यूस, और बहुत ज्यादा कम अमाउंट में ही अपना काम कर पाते हैं, और वो टारगेटेड भी होते हैं। तो यहाँ पर ऑब्वियसली हम उसको अगर ब्लड में फेंक दें तो अपनी जगह पे अपने टारगेट पे पहुंच ही जाएगा। तो एक तो हो सकता है वो वाला तरीका जिसको हम बोलते हैं गाइज एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स की जो सिक्रीशंस हैं गाइज, उसे हम बोल देते हैं हार्मोन्स, और ये होंगी डक्टलेस ग्लैंड्स। मतलब इसमें यहाँ पर कोई भी इसकी स्पेसिफिक, इसकी परमानेंट, इसकी पर्सनल वाली पाइप नहीं होगी। जो कॉमन पाइप्स हैं दैट इज हमारे ब्लड वेसल्स, उनमें ही ये अपने सिक्रीशंस दैट इज हार्मोन्स को रिलीज करा दिया जाएगा। उसकी मदद से हार्मोन्स इधर उधर बॉडी में घूम पाएंगे। तो ये हो गई एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और इसके बारे में हमें पता है केमिकल कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में कितनी डिटेल में हम पढ़ते हैं। उसके अलावा एक्सोक्राइन ग्लैंड, जिनके पास पर्सनल खुद की पाइप्स हैं, इनके पास बहुत ज्यादा से वीआईपी लोग हैं ये। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की बात करें तो ये सिक्रीट करेंगे थ्रू डक्ट्स एंड ट्यूब्स। तो जितने भी हमारा सलाइवा हो गया, हमारे स्वेट हो गया, म्यूकस हो गया, ये सब चीजें किसके थ्रू होती है, ये डक्ट्स के थ्रू रिलीज होती है गाइस। उसके अलावा एक बहुत ज्यादा खास एग्जाम्पल आ जाता है जो कि पेंक्रियाज का, जो कि एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। मतलब वो एंडो भी है और एक्सो भी है, दैट इज डक्ट के थ्रू अलग तरीके की, दैट इज एंजाइमेटिक सिक्रीशंस कराता है। विदाउट डक्ट दैट इज हार्मोनल सिक्रीशंस, जो कि इंसुलिन ग्लूकागोन है वो करवाता है। तो ये आपका डन। ओके, अब हम आ जाते हैं गाइस नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि है कंपाउंड एपिथेलियम। तो अगर हम कंपाउंड एपिथेलियम की बात करें गाइस, तो ऑब्वियसली मल्टी सेलुलर, अभी तक एक ही सिंगल मल्टी सेलुलर नहीं, मल्टी सेलुलर तो सारे थे, बट यहाँ पर जो लेयर है वो यहाँ पर मोर देन 1 सेल की है। तो यहाँ पर मोर देन 1 लेयर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होगी। जैसे कि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, एक हो गया, दूसरी लेयर हो गई, तीसरी लेयर हो गई, चौथी लेयर हो गई, 5वीं लेयर हो गई। तो बहुत सारी मल्टी लेयर्ड है यहाँ पर, मल्टी सेलुलर नहीं, मल्टी लेयर्ड यहाँ पर हमारा जो एपिथेलियम प्रेजेंट है वो है हमारा कंपाउंड एपिथेलियम। मोर देन 1 लेयर यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर इसकी मेन फंक्शन हो जाती है, ऑब्वियसली इतना सॉलिड है, बहुत सारी लेयर से बना हुआ है, तो प्रोटेक्शन में आ जाता है। तो जो हमारा ड्राई सरफेस है ऊपर वाला स्किन का, ये वाला जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये कितनी ज्यादा केमिकल फिजिकल स्ट्रेस से हर रोज अंडरगो करता है। तो इसे जरूरत है बहुत ही ज्यादा सॉलिड एपिथेलियम की प्रोटेक्शन के लिए। तो यहाँ पर गाइस आ जाता है कंपाउंड एपिथेलियम का रोल। तो ये वो कवर करेगा ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन को। उसके अलावा मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी, जो हमारा बकल कैविटी है उसका जो मॉइस्ट सरफेस मतलब अंदरूनी भाग जो हमारा बकल कैविटी है, वहां पर भी कवरिंग करेगा। उसके अलावा फेरिंग्स वगैरह, तो मतलब हमारे जो जीआई ट्रैक्ट है वहां पर कवरिंग बहुत ज्यादा इसकी पाई जा सकती है। इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट्स कराएगा। अब यहाँ पर अगेन डक्ट्स बोल दिया, जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। जो सिंपल वाला था वो था स्मॉल ग्लैंड्स की डक्ट्स के लिए। यहाँ पर बड़ी बड़ी ग्लैंड जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड्स, पेंक्रियाटिक ग्लैंड्स, उनकी जो डक्ट्स की लाइनिंग है वो ये जो कंपाउंड एपिथेलियम है वो करवा देगा। वेयर इज अ सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम छोटी छोटी ग्लैंड्स के लिए कराएगा।
तो कंफ्यूज होने की यहाँ पर कोई भी बात नहीं है। चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। जो चीजें एक बार एक से ज्यादा रिपीटेड है, मतलब एक में भी उसका फंक्शन दिखा रहा है, दूसरे में भी उसका फंक्शन दिखा रहा है, तो वहां पर ऑब्वियस सी बात है कि कोई तो डिफरेंस होगा माइक्रो लेवल पे जाकर, वो आपको अच्छे से मैं समझा दूंगी, तो फिक्र की कोई बात नहीं है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर फर्दर फंक्शन की बात करें तो फंक्शन यहाँ पर मेजर फंक्शन तो ऑब्वियसली प्रोटेक्शन का ही है, तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस, तो प्रोटेक्शन का पूरा काम इसका होगा। उसके अलावा अगर हम बात करें कि जंक्शंस क्या क्या होते हैं, हम जंक्शंस मतलब जो जोड़ रहे हैं आपस में, तो यहाँ पर जहां पर एक सेल दूसरी सेल से मिलती है, जहां पर सेल्स का मिलाप हो रहा है, उसे हम सेलुलर जंक्शंस बोलते हैं। और वो अलग अलग तरीके से हो सकता है, मतलब बहुत ज्यादा, जैसे इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है ना, कोई आपस में इधर उधर मूवमेंट नहीं हो सकता, उस तरीके की सेलुलर जंक्शंस भी हो सकती हैं। और जैसे इंडिया नेपाल का बॉर्डर काफी ज्यादा मूवमेंट है आपस में, उस तरीके की भी सेलुलर जंक्शंस हो सकती हैं। तो अगर हम बात करें टाइट जंक्शन, तो जहां पे यहाँ पे भी अगेन जो नाम बोलेगा वही चीज हो रही है। टाइट जंक्शंस की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली बोतल का ढक्कन एकदम टाइट कर दो तो पानी लीक होगा नहीं, होगा ना। उसी तरीके से यहाँ पर एक सेल के जो कंपोनेंट्स, उनका कोई भी लीकेज दूसरी सेल के या पास के एनवायरनमेंट में नहीं होगा, यहाँ पर इट वुड स्टॉप द लीकेज कंप्लीटली। यहाँ पर लीकेज अक्रॉस द टिश्यू बिल्कुल भी नहीं हो रहा होगा, एक सेल से दूसरे सेल कुछ भी पास नहीं हो रहा होगा। यहाँ पर प्रेजेंट होंगे कौन से टाइट जंक्शन, यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। उसके अलावा जैसे कि एडहेरिंग जंक्शंस, नाम से ही बोल रहा है, एडहेरिंग मतलब एक दूसरे को चिपकाने वाला, तो यहाँ पर एक दूसरे को चिपकाने वाला जंक्शंस होते हैं ये। सीमेंटिंग द नेबर सेल्स, सीमेंट मतलब हमें पता है अगेन समथिंग लाइक अ ग्लू, तो ग्लू सोच रहे हो, यहाँ पर सीमेंटिंग वर्ड अगर आप भूल रहे हो तो ग्लूइंग द नेबरिंग सेल्स मतलब आपस में जोड़ने वाला, तो जोड़ने के लिए जो वर्ड आपको यूज करना आप यूज करो, ठीक है। तो सीमेंटिंग द नेबरिंग सेल्स, आपस की सेल्स को ऐसे जोड़ के रखने वाले जो जंक्शन है उसको हम सीमेंटिंग जंक्शन, एडहेरिंग जंक्शन बोलते हैं। उसके अलावा गैप जंक्शन, जैसे कि नाम बोल रहा है, गैप होगा आपस में, मतलब एक दूसरे में मूवमेंट पॉसिबल है, एक सेल से दूसरे सेल के बीच में मूवमेंट पॉसिबल है, काफी ज्यादा कम्युनिकेशन यहाँ पर पॉसिबल है, तो इट वुड फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन सेल्स ऑब्वियसली। तो एक टिश्यू की जितनी भी सेल्स हैं आपस में एक दूसरे में अपना सामान, अपने मॉलिक्यूल्स इधर उधर ट्रांसपोर्ट कर रही है, भेज रही है पूरा, तो कम्युनिकेशन कर पा रही है ऑब्वियसली। उसके अलावा ज्वाइन होगा इनका साइटोप्लाज्म, आपस में गैप है तो जो साइटोप्लाज्म है वो थोड़ा सा कंटिन्यूअस हो जाता है बिटवीन द टू सेल्स, तो ज्वाइंट साइटोप्लाज्म यहाँ पर प्रेजेंट होगा बिटवीन द एंड ज्वाइनिंग, मतलब साइड बाय साइड वाली जो सेल्स हैं उनके बीच में, ठीक है। तो ये है अलग अलग जंक्शन गाइस। अभी एपिथेलियम सेल्स के बाद जस्ट पढ़ रहे हैं तो ये नहीं समझना है कि सिर्फ एपिथेलियम में प्रेजेंट होती है, हमारी बॉडी की हर एक सेल के बीच में जंक्शंस वगैरह प्रेजेंट होते हैं, तो ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। तो ये है हमारा डन पार्ट, ओके। अब हम आ जाते हैं एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इशू पे, जो अगेन इस वाले चैप्टर में हम काफी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, वो है गाइस कनेक्टिव टिश्यू। अब कनेक्टिव टिश्यू जैसे नाम से बोल रहा है, कनेक्शंस बहुत ज्यादा करवा रहा होगा ये, तो एक एक करके अगर हम देखें तो कनेक्टिव टिश्यू मोस्ट अबंडेंट क्यों है ये? मोस्ट अबंडेंट इसलिए है क्योंकि इसका जो फंक्शन है, जो रोल है, एक तो कनेक्ट करवाना, सपोर्ट देना, तो ऑलमोस्ट जितने भी बाकी के बॉडी के टिश्यूज हैं उनके साथ ही कहीं ना कहीं चिपक के प्रेजेंट होता है। अब जो चीज इतना ज्यादा हर जगह फैली पड़ी हुई है, ऑब्वियसली वो बहुत ज्यादा अबंडेंस में हमारी बॉडी में मौजूद होगी, तो ये मोस्ट अबंडेंट टिश्यू हमारी बॉडी का बन जाता है। उसके अलावा लिंक करेगा, मतलब जोड़ेगा आपस में, सपोर्ट करेगा, या फिर मतलब न्यूट्रिशनल सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट, इलास्टिसिटी वगैरह ये सब दे रहा होगा, तो सपोर्ट करेगा दूसरे टिश्यूज को, ऑर्गन्स को, ठीक है। तो ये वाली बात भी डन। उसके अलावा ये हो सकता है कैसे, एक तो हो सकता है सॉफ्ट टिश्यूज की फॉर्म में, जैसे कि कौन से हैं हमारे स्पेशलाइज्ड वाले। अब स्पेशलाइज्ड वाले हमारे कौन से प्रेजेंट होंगे गाइस, जिनमें हमारे फाइबर्स प्रेजेंट नहीं है। जब हम कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं तो कनेक्टिव टिश्यू कुछ नहीं है, जैसे हम सुबह सुबह जो कॉर्नफ्लेक्स वगैरह खाते हैं तो आप दूध में कॉर्नफ्लेक्स डालते हैं, यहाँ पर दूध को आपको इमेजिन करना है एज अ लिक्विड, जिसे हम यहाँ पर मैट्रिक्स बोल रहे हैं। अब ये जो हमारे कनेक्टिव टिश्यू है ये कुछ फाइबर्स रिलीज कर रहा होगा, वो फाइबर्स क्या है गाइस, वो है प्रोटीन्स। कौन से? स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, इलास्टिन एंड दूसरा कोलेजन। कोलेजन
कोलाजन क्या हो रहेगा, स्ट्रक्चरल सपोर्ट देगा, इलास्टिन क्या देगा, इलास्टिसिटी, हमारे इधर उधर मोल्ड होने की जो कैपेसिटी है वो हमारा इलास्टिन दे रहा होगा। तो ये दो तरीके के जो फाइबर्स हैं वो प्रेजेंट होंगे एक मैट्रिक्स में जो कि एक लिक्विड होगा। तो जैसे कि एक दूध के कटोरे में कॉर्नफ्लेक्स डालते हैं हम, अलग अलग अमाउंट में अगर यहाँ पर हम कॉर्नफ्लेक्स डाल सकते हैं, जैसे कि हम डाल सकते हैं एक तो बहुत सारे कॉर्नफ्लेक्स, अगर हमने बहुत सारे कॉर्नफ्लेक्स डाल दिए गाइस तो वो क्या होगा, बहुत ज्यादा सॉलिड बन जाएगा बाउल के अंदर। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा जो मैट्रिक्स है उसके अंदर बहुत सारे फाइबर्स अगर हमने घुसा दिए तो वहां पर एक तरीके का हो गया जो थोड़ा सा हार्ड वाला हमारा टिश्यू बन गया। ऑन द अदर हैंड अगर हमने मैट्रिक्स ज्यादा ले लिया और बहुत कम उसके अंदर फाइबर्स डाले तो एक सॉफ्ट वाला टिश्यू बन सकता है गाइस, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें जो कनेक्टिव टिश्यू है, यहाँ पर हम बोल रहे हैं एक्सेप्ट ब्लड, क्योंकि ब्लड में ऑब्वियसली फाइबर्स रिलीज नहीं हो सकते। अगर ब्लड में फाइबर्स इधर उधर फेंक दिए तो कोगुलेशन पॉसिबल हो सकती है, हमारा ब्लड है क्लॉटिंग कर देगा, क्लॉटिंग पॉसिबल नहीं है क्योंकि ब्लड को बहुत ज्यादा हाई मूवमेंट चाहिए इधर से उधर बॉडी में पूरी। तो मूवमेंट फैसिलिटेट कराने के लिए ब्लड में कोई भी फाइबर्स रिलीज नहीं हो रही है। तो यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू में एक्सेप्ट ब्लड क्या होगा, सिक्रेशन होगा फाइबर्स का जो कि स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं, जैसे कि हमने डिस्कस किया कोलाजन एंड इलास्टिन। कोलाजन कौन सा होगा, स्ट्रक्चरल वाला, इलास्टिन कौन सा होगा, जो इलास्टिसिटी दे रहा होगा वो वाला, ठीक है। तो ये हो गई हमारी कनेक्टिव टिश्यू की बात, ठीक है, इट इज डन। अब अगर हम बात करें फंक्शन, ऑब्वियसली कोलाजन वगैरह जो हैवी जो फाइबर्स वगैरह प्रेजेंट है तो यहाँ पर स्ट्रेंथ दे रहा होगा। एक तो इलास्टिसिटी अब कौन दे देगा, इलास्टिसिटी जैसे हमारा इलास्टिन दे देगा, कोलाजन क्या दे देगा, कोलाजन स्ट्रेंथ दे देगा। उसके अलावा फ्लेक्सिबिलिटी कौन दे देगा, फ्लेक्सिबिलिटी इलास्टिन दे देगा। तो अलग अलग टाइप के जो हमारे फाइबर्स वगैरह प्रेजेंट है, फाइबर्स वगैरह जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स है वो रिलीज होंगी, उस तरीके से वो अलग अलग टाइप का हमें फंक्शंस प्रोवाइड कर रहे होंगे इन पर्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यूज में, ठीक है। तो इट इज डन। अब अगर हम बात करें ये क्या करेंगे, इट ऑब्वियसली इट सिक्रीट्स मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड्स। ये पॉलीसेकेराइड जो है वो उन जो फाइबर्स रिलीज हुए हैं उनके बीच में डिपॉजिट हो गया, हमें मैट्रिक्स जो लिक्विड पार्ट है इस कनेक्टिव टिश्यू का वो दे देगा। अब अमाउंट ऑफ मैट्रिक्स एंड अमाउंट ऑफ फाइबर्स जो उसके अंदर प्रेजेंट है उसके बेसिस पे, जैसे हमने डिस्कस किया जो कॉर्नफ्लेक्स एंड मिल्क वाला एग्जांपल, उसके बेसिस पे हमने इसको डिवाइड किया है 3 पार्ट्स में, जहां पर जो मेजर 2 है उनका डिवीजन इसी बेसिस पे हो रहा है। एक तो हो गया लूज कनेक्टिव टिश्यू, मतलब यहाँ पर मैट्रिक्स होगा ज्यादा, फाइबर्स होंगे कम, तो बहुत ज्यादा गीला गीला खुला खुला जो कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होगा वो। तो यहाँ पर फ्लूइड दैट इज लिक्विड वाला मैट्रिक्स पार्ट जो कि हमारे क्या है मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड्स है वो बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, उसमें थोड़े बहुत फाइबर्स इधर उधर प्रेजेंट है। वेयरएज अगर हम बात करें डेंस कनेक्टिव टिश्यू की, तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू क्या हो गया, डेंस कनेक्टिव टिश्यू में ऑब्वियसली फाइबर्स ज्यादा प्रेजेंट होंगे एज कंपेयर टू मैट्रिक्स, इस वजह से थोड़ा ज्यादा डेंस हो जाता है, वो इतना ज्यादा गीला गीला वाला कनेक्टिव टिश्यू नहीं बचता। अगर हम बात करें स्पेशलाइज्ड टिश्यू की, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू जैसे कि हमने बात की 4 हैं हमारे, कार्टिलेज, बोन, एडिपोज एंड ब्लड। तो यहाँ पर एक आ जाता है लिम्फ भी गाइस, जो कि हम मेंशन कर लेते हैं। एक यहाँ पर चीज है जो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। अब जो ब्लड के साथ साथ जो लिम्फ है गाइस ये भी स्पेशलाइज्ड में आ जाता है। उसके अलावा 2-4 स्टार लिख देना, यहाँ पर जो एडिपोज टिश्यू है गाइस वो आता है दूसरे पार्ट में, जो कि है हमारा लूज कनेक्टिव टिश्यू। ये आता तो लूज कनेक्टिव टिश्यू में है, बट जब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, यहाँ पर एक बार देख लेते हैं, तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इसका न्यूक्लियस ऐसे साइड में छोटा सा धकेल दिया है और उसके अंदर पूरे सेल के अंदर ऐसे फैट भर गया है। तो ये खुद भी स्पेशल है, दैट इज ये फैट को स्टोर करने के लिए, सारा स्पेस फैट को देने के लिए किस तरीके से इसने अपने अंदर स्पेशल स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस किए हैं। तो इस वजह से हम इसे भी क्या ले लेते हैं गाइस, इसे भी स्पेशल वाली श्रेणी में ले लेते हैं। बट उसके अलावा ये हमारा जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है उसके अंदर भी आता है, तो इसे स्पेशल लूज कनेक्टिव टिश्यू बोल देते हैं। बट उसके अलावा हमारा जो कार्टिलेज, बोन हो गया वो एक कैटेगरी में हम डिस्कस करेंगे क्यों ये स्पेशल है। ब्लड एंड लिम्फ क्योंकि ऑब्वियसली इनके अंदर कोई फाइबर्स नहीं है, तो ये भी स्पेशल वाले हैं, ठीक है।
तो हम आ जाते हैं हमारे लूज कनेक्टिव टिश्यू पे डिटेल्स डिस्कस करने थोड़ी सी। तो ऑब्वियसली यहाँ पर सेल फाइबर्स हैं बहुत ज्यादा कम प्रेजेंट होंगे, मैट्रिक्स थोड़ा ज्यादा प्रेजेंट होगा, तो इस वजह से यहाँ पर लूज अरेंजमेंट होगी हमारे जो फाइबर्स हैं उनकी मैट्रिक्स के अंदर। तो यहाँ पर एक सेमी फ्लूइड मतलब हल्का हल्का गीला गीला वाला कनेक्टिव टिश्यू हमें मिल जाएगा। ग्राउंड सब्सटेंस मतलब जो मैट्रिक्स वगैरह है वहां पर सेमी फ्लूइड फॉर्म में प्रेजेंट होगा, ठीक है। उसके अलावा इसके एग्जाम्पल है गाइस एरियोलर टिश्यू एंड एडिपोज टिश्यू। तो इसकी हम डिटेल्स पढ़ेंगे इस कंपैरेटिव टेबल की फॉर्म में, ठीक है। तो सबसे पहले हम एरियोलर टिश्यू देखते हैं। तो एरियोलर टिश्यू सबसे पहले गाइस प्रेजेंट बीनीथ सेल, मतलब जो हमारी सेल है उसके नीचे प्रेजेंट होगा। अब यहाँ पर दूसरी साइड भी आप देख पा रहे हैं कि मैम कंपैरिजन क्या कर रहे हैं, दोनों साइड हमने लिखा है कि सेल के जो हमारी स्किन है उसके नीचे प्रेजेंट होता है। तो हम स्किन को अच्छे से स्टडी करने वाले हैं, आज ध्यान से सुनना है। एक तो हमारी स्किन के अंदर बहुत सारे जो टिश्यूज है वो प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले आ गया हमारा कौन सा, कंपाउंड एपिथेलियम। किसके लिए, प्रोटेक्शन के लिए। सबसे ऊपर हमारा कंपाउंड एपिथेलियम प्रेजेंट हो गया प्रोटेक्शन के लिए। उसके बाद आ गया हमारा, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि एपिथेलियम को हमेशा सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है, वो सपोर्ट गाइस इसे मिल रही होगी एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू जो कि हमारा एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू से, तो एरियोलर टिश्यू से आ गया सपोर्ट किसको, कंपाउंड एपिथेलियम को। तो हमारे कंपाउंड एपिथेलियम क्या आ गया, हमारे एरियोलर टिश्यू। अब उसके नीचे कुछ खास सेल्स जो कि फैट को स्टोर कर रही होंगी वो प्रेजेंट होंगी। तो हमारी जो स्किन है उसके हमें पता है बेनीथ फैट का स्टोरेज होता है, वो कराएगा ये एडिपोज एपिथेलियम। तो ये एडिपोज एपिथेलियम भी बेनीथ द सेल प्रेजेंट होता है। और चीजें यही खत्म नहीं होती, हम बाद में देखते हैं कि एक फोर्थ वाला भी प्रेजेंट होता है, तो उस पे भी आते हैं, अभी फिक्र नहीं, अभी हम डिस्कस करते हैं एरियोलर एंड एडिपोज को डिटेल में। तो ऑब्वियसली दोनों बीनीथ द सेल्स है, ऊपर एरियोलर होगा जो कि कनेक्टिव टिश्यू है जो कि हमारे कंपाउंड एपिथेलियम को सपोर्ट देने के लिए, उसके नीचे फैट स्टोरेज के लिए एडिपोज प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये सपोर्ट करेगा हमारा किसको, जो हमारे ऊपर कंपाउंड एपिथेलियम है उसको, वेराज ये दूसरे वाला स्पेशलाइज्ड है टू स्टोर फैट। उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर इसके अंदर फिब्रोब्लास्ट, मास्ट सेल्स, मैक्रोफाजेस वगैरह प्रेजेंट होंगे। तो अब एक एक करके डिस्कस करते हैं ये क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो कि ग्रीन वाला सेल्स देख पा रहे हैं जिसके अंदर से ये फाइबर्स बहुत सारे निकल रहे हैं जो कि हमारे कोलाजन फाइबर्स हैं, इनको बनाने वाला ब्लास्ट सेल होगा एक फिब्रोब्लास्ट सेल। फिब्रोब्लास्ट क्लियर, फिब्रोब्लास्ट फाइबर बनाने वाला सेल, फिब्रोक्लास्ट फाइबर्स को कंज्यूम करने वाला सेल। तो अगर हम कहीं पे भी क्लास्ट सेल की बात करें वो कंज्यूम करने वाला सेल होगा, ब्लास्ट एक बनाने वाला सेल होगा। तो यहाँ पर जो फिब्रोब्लास्ट है वो इन फाइबर्स को बना रहा होगा, जैसे कि हम देख पा रहे हैं बहुत ज्यादा रेगुलर वाले फाइबर्स निकल रहे हैं जिनमें कोई भी ब्रांचिंग प्रेजेंट नहीं है। ऑन द अदर हम देख पा रहे हैं पीछे बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा हाईली ब्रांचिंग वाले कुछ फाइबर्स प्रेजेंट हैं, ये गाइस होते हैं हमारे इलास्टिन फाइबर्स। उसके अलावा जैसे कि हमने बात की मैक्रोफाजेस एंड मास्ट सेल्स जिसका रोल इम्यूनिटी देने में बहुत ज्यादा होता है। तो ऑब्वियसली अगर ये सेल के जस्ट हमारी स्किन के जस्ट नीचे प्रेजेंट है तो बाहर से कोई भी फॉरेन पार्टिकल एंटर हो रहा है तो उससे फाइट करने की क्षमता इसको चाहिए होता है। इस वजह से इसके अंदर बहुत सारे इम्यून सेल्स जैसे कि बड़े बड़े ये जो फेगोसाइटोसिस करने वाले मैक्रोफाजेस हैं वो प्रेजेंट होंगे, मास्ट सेल्स भी प्रेजेंट होंगे। तो ये वाला पॉइंट क्लियर। उसके अलावा ये वाला डायग्राम हमने पहले ही समझ लिया था कि यहाँ पर एक स्पेशल स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन की गई है, इस न्यूक्लियस को साइड में धक्का मार के साइड लाइन करके फेंक दिया गया है ताकि बहुत ज्यादा स्पेस इस सेल में फैट की स्टोरेज के लिए मिल सके, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्पेशलाइज है टू स्टोर फैट। और यहाँ पर जो एक्सेस न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे कि हमने बात किया जो कि हमारी बॉडी में यूज अप तुरंत की तुरंत नहीं हो पाता है तो उसको हम बाद में इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए स्टोर करके रख लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ फैट। तो पहले एक्सेस न्यूट्रिएंट्स का कन्वर्जन हो जाएगा टू फैट्स, उसके बाद उसको स्टोर कर लिया जाएगा एडिपोज टिश्यू में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कौन से वाला, फर्स्ट एरियोलर एडिपोज टिश्यू डन, जो कि लूज कनेक्टिव टिश्यू थे। अब हम गाइस बात कर लेते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू का। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में जैसे कि हमने बात किया मैट्रिक्स होगा कम, फाइबर्स होंगे ज्यादा। तो ये पॉइंट आप अच्छे से लिख लेना, कॉम्पैक्टली पैक्ड होगा, इस वजह से ये बहुत ज्यादा। अब ये डेंस
रेगुलर टिश्यू एंड डेंस इरेगुलर टिश्यू में डिवाइडेड है। अब यहाँ पे रेगुलर मतलब एक पैरेलल सिमेट्री में चीजें प्रेजेंट होंगी, जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर जो कोलेजन फाइबर्स है गाइस, वो एक रोज में मिलेंगे बिटवीन दी पैरेलल बंडल्स ऑफ फाइबर्स, ठीक है। तो यहाँ पर पैरेलली प्रेजेंट होंगे हमारे कोलेजन एंड फाइबर्स वगैरह। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो लिगामेंट आ गया सबसे पहले, जो क्या करेगा गाइस, जो बोन से बोन को कनेक्ट करेगा। तो बोन टू बोन कनेक्शन वाला, बोन से बोन के बीच में जो ग्लू है, वो लिगामेंट एक प्रकार का डेंस रेगुलर टिश्यू हो जाता है। और टेंडन्स जो हमारे होते हैं गाइस, बोन्स को किससे, बोन्स टू लिगामेंट नहीं गाइस, बोन्स टू मसल्स, बोन्स टू मसल्स, यहाँ पर मसल्स लिखना है, ठीक है। बोन्स टू मसल जो चिपकाएगा उसको हम क्या बोल देते हैं, एक सेकेंड रखे, एक सेकेंड, बोन्स टू मसल्स, मसल्स जो हमारा ग्लू का काम करेगा बिटवीन बोन्स एंड मसल्स, तो वो क्या होगा गाइस, वो होंगे हमारे टेंडन्स। तो यहाँ पर जो टेंडन्स और लिगामेंट्स हो गए, वो कौन से हो गए, वो हो गए डेंस रेगुलर टिश्यू। और वहां पर क्या प्रेजेंट है, वहां पर है पैरेलली अरेंज, सुंदर सुंदर साफ सुथरे ऑर्गेनाइज्ड मैनर में हमारे कोलेजन फाइबर्स। ऑन द अदर हैंड जो डेंस इरेगुलर टिश्यू है, वही है वो फोर्थ वाला कंपोनेंट हमारे स्किन के नीचे जो प्रेजेंट है। डेंस इरेगुलर टिश्यू में क्या होता है गाइस, डेंस इरेगुलर टिश्यू में कुछ भी रेगुलरिटी नहीं होती ऑब्वियसली। इधर उधर हमारे कोलेजन के जो फाइबर्स हैं किसी भी फॉर्म में, किसी भी शेप में ऐसे 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 अरेंज्ड हैं। तो यहाँ पर इसका फंक्शन डीप स्किन लेयर्स में कैसे आ जाता है, डीप स्किन लेयर्स में इसका फंक्शन कुछ इस तरीके से आ जाता है गाइस। लेट्स से कि मैकेनिकल स्ट्रेस, कोई भी चोट हमारे स्किन पे ऐसे लग रही है, वो ऐसे 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 किसी भी डायरेक्शन में लग सकती है। तो यहाँ पर अगर हमने डाल दिया कौन सा, रेगुलर वाला, तो ऐसे लगी ठीक है, बट ऐसे कोई चोट लगी तो वो तो पहुंच जाएगी स्किन के अंदर, टिश्यू विश्यू सारे डैमेज हो जाएंगे। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात कर रहे हैं इरेगुलर वाले की, तो ऐसे चोट लगी तो वो बच गया, ऐसे चोट लग गई क्यों वो बच गया, क्योंकि हर डायरेक्शन में ऐसे 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 यहाँ पर फाइबर्स अरेंज होंगे, जो कि जितनी भी मैकेनिकल स्ट्रेस बाहर से स्किन पे लग रही है उसको पूरा रोकने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो स्ट्रक्चरल एकदम सॉलिड वाले हमारे फाइबर्स हैं। तो इस वजह से ये डीप लेयर्स ऑफ स्किन में प्रेजेंट होता है। तो एक बार समराइज करते हैं स्किन के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है। सबसे ऊपर हमारा कंपाउंड एपिथेलियम प्रोटेक्शन के लिए, उसके बाद उसके नीचे आया उसको सपोर्ट देने के लिए एक कनेक्टिव टिश्यू। अब कनेक्टिव टिश्यू कौन सा है, वो है गाइज हमारा एरियोलर टिश्यू, जो कि सपोर्ट है किसके लिए, कंपाउंड एपिथेलियम के लिए। उसके नीचे एक और कनेक्टिव टिश्यू आता है जो कि गाइज है हमारा एडिपोज टिश्यू, जो है स्टोरेज ऑफ फैट्स के लिए। स्टोरेज ऑफ फैट्स हो गया, उसके नीचे आता है सबसे नीचे डीप लेयर्स ऑफ स्किन के अंदर हमारा डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। अब उसका काम क्या है, उसका काम है मैकेनिकल स्ट्रेस को हर डायरेक्शन में आने के लिए, रोकने के लिए, ठीक है। तो ये था हमारा एंटायर कनेक्टिव टिश्यू गाइज। अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब यहाँ पर कुछ स्पेशल वाले, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, कुछ खास वाले हमारे कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी से कौन से होने वाले हैं। कार्टिलेज ऑब्वियसली, बोन्स ऑब्वियसली एंड ब्लड। ब्लड के साथ साथ लिम्फ भी हम स्पेशल वाली कैटेगरी में ले सकते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पर लिम्फ लिख देते हैं। अब ब्लड के साथ हमने लिम्फ यहाँ पर एक इस वजह से भी रीजन लिखा है क्योंकि ऑब्वियसली लिम्फ इज नथिंग बट फिल्टर्ड ब्लड। तो अगर हम ब्लड को स्पेशल कंडीशंस ले रहे हैं तो लिम्फ भी आ ही जाता है। लिम्फ इतना ज्यादा जरूरी नहीं है याद रखना, बट आप कार्टिलेज, बोन्स एंड ब्लड नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले कार्टिलेज की। तो जो गाइस कार्टिलेज होता है हमारी बॉडी का एक कनेक्टिव टिश्यू, वो इंटरसेलुलर मटेरियल होता है, एक तो सेल्स के बीच में प्रेजेंट वाला, सॉलिड एंड प्लायबल होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि लिक्विड ऐसे ऐसे सेमी फ्लूइड बह रहा है इधर उधर, है तो सॉलिड बट प्लायबल, मतलब मोल्ड हो सकता है, कंप्रेसिबल है। उसके ऊपर अगर हम ऐसे स्ट्रेंथ लगाएं तो ऐसा नहीं कि अपनी जगह पे रुककर स्ट्रेंथ को रेजिस्ट करेगा, वो उस स्ट्रेंथ के साथ अपने आप को मोल्ड करके कंप्रेस करेगा, तो वो होता है गाइस कार्टिलेज। तो जहां जहां पर कंप्रेशन की रिक्वायरमेंट है वहां पर कार्टिलेज की प्रेजेंस होगी। अगर हम बात करें फंक्शन की तो रेजिस्ट कंप्रेशन को करेगा, मतलब कोई भी ऐसे स्ट्रेस आ रहा है तो इंस्टेड ऑफ अपनी जगह पे रुक के टूट जाने की जगह
है हल्का सा मोल्ड होकर पूरी जो कंप्रेशन पड़ रही है उसको रोकने की कोशिश करेगा, खुद सिकुड़ कर जो नीचे प्रेजेंट है उसको प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो सेल्स हैं वो कौन सी वाली होती है जो कार्टिलेज हमें देती है, तो यहाँ पर गाइस कॉन्ड्रोसाइट्स हैं वो सेल्स जो कि कार्टिलेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगी। तो कॉन्ड्रोब्लास्ट कार्टिलेज बना रही होंगी, कॉन्ड्रोक्लास्ट कार्टिलेज खा रही होंगी। ठीक है, अब अगर हम बात करें एनक्लोज होंगे एक स्मॉल कैविटीज में। अब इन स्मॉल कैविटीज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। कैविटीज होती है लकूने, जैसे कि हम बोन्स में भी डिस्कस करेंगे क्योंकि लकूने बोन्स में भी प्रेजेंट है। तो ये स्मॉल कैविटीज कौन सी होती है, लकूने बोलते हैं हम इसमें। उनके अंदर मैट्रिक्स सिक्रीट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैट्रिक्स भी प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पर ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है, नोज की टिप में प्रेजेंट होंगी। ऑब्वियसली हम अगर नोज की टिप को प्रेस करने की कोशिश करें तो कंप्रेसिबल है वो, तो यहाँ पर कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। आउटर ईयर जॉइंट जो हमारा ईयर का पिन्ना है वहां पर भी कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। इसी वजह से हमारे ईयर है तो एकदम मतलब स्ट्रक्चरली स्टेबल, बट वो ऐसे फोल्ड वगैरह हो सकता है। तो यहाँ पर आउटर ईयर जॉइंट्स में, उसके अलावा और कहां पर, बिटवीन द एडजेसेंट बोन्स, एक से दूसरी बोन के बीच में जो जगह है वहां पर कार्टिलेज प्रेजेंट हो सकता है। वर्टेब्रल कॉलम है जो हमारी, उसके बीच में भी प्रेजेंट हो सकता है। एंड जो लिम्स वगैरह है हमारे अडल्ट्स में उनमें भी प्रेजेंट हो सकता है। उसके अलावा जो कार्टिलेज है गाइज, एम्ब्रियो स्टेज में जब हम छोटे से एम्ब्रियो होते हैं वहां पर ऑब्वियसली बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि डिलीवरी के टाइम पे बहुत ज्यादा क्या चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए एक बेबी को, तो इस वजह से बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में कार्टिलेज होता है। एंड ड्यूरिंग ग्रोथ भी कार्टिलेज, दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, इस वजह से भी कार्टिलेज बॉडी में बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है। बट जैसे जैसे हम अडल्ट बनने लगते हैं, जैसे जैसे हमारी ग्रोथ हो रही होती है, वैसे वैसे वो कार्टिलेज रिप्लेस हो जाता है विद बोन्स। तो यहाँ पर हमारी बॉडी में अडल्ट्स में बोन्स ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू कार्टिलेज। कार्टिलेज बहुत कम जगह प्रेजेंट होता है, बचता है, जो कि हमने डिस्कस कर लिया है ये वाले पार्ट में। ठीक है, और ये वाला पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से आपके नीट के एग्जाम में आ जाता है, तो आपको दिमाग में अच्छे से छपा होना चाहिए। अगर हम बोन्स की बात करें तो हार्ड एंड नॉन प्लायबल, हार्ड है ही अगेन बट नॉन प्लायबल, मतलब मोल्ड नहीं हो सकती, अपनी जगह पे एकदम डट के रुकी रहेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये कैल्शियम सॉल्ट्स में एकदम रिच होंगी। उसके अलावा जो कोलेजन फाइबर्स हैं वो भी यहाँ पर अच्छे खासे प्रेजेंट होंगे। फंक्शन अगेन प्रोटेक्शन का होता है, तो हमारी स्कल को है जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा होगा, हमारी जो रिब्स वगैरह है जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कर रही होंगी, हमारी जो पीछे वर्टिब्रल कॉलम है जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट कर रही होगी। तो पूरा हमारा स्केलेटल सिस्टम अल्टीमेटली जो बोन्स प्लस कार्टिलेज से बना हुआ है, उसका रोल बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन में, लोकोमोशन में तो है ही बट प्रोटेक्शन में बहुत ज्यादा है। तो ऑब्वियसली बोन्स का रोल प्रोटेक्शन में बहुत ज्यादा आ जाता है। यहाँ पर इसकी जो सेल्स होती हैं वो है ओस्टियोसाइट्स। तो यहाँ पर ये सेल्स जो बोन्स की हैं यहाँ पर जो प्रेजेंट होंगी, उसके आसपास कुछ कैविटीज, कुछ स्पेसेस अगेन बनेंगे जिसे हम लकूने बोलते हैं, और इसके अंदर लेमिले नामक स्ट्रक्चर जो पैरेलली अरेंज हमारे फाइबर्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर बोन्स के केस में लकूने एंड लेमिले नामक स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, और जो हमारा कार्टिलेज है उसमें सिर्फ लकूने नामक स्ट्रक्चर्स आते हैं। अब बोन्स प्लस जो हमारा स्केलेटल मसल है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, जो मस्कुलर सेल्स हैं जो स्केलेटल सिस्टम के साथ चिपक के अरेंज्ड हैं, वो पॉसिबल कराती है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कॉन्ड्रोसाइट्स बहुत सारे मिलके हमें कार्टिलेज दे रहे हैं, हमारे ओस्टियोसाइट्स बहुत सारे मिलके हमें बोन्स दे रहे हैं। अब ब्लड की अगर हम बात करें तो ब्लड में ऑब्वियसली फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, ये फ्लूइड एकदम लिक्विड इधर उधर बह रहा है, ट्रांसपोर्टेशन कराता है पूरी बॉडी में इधर उधर। एंड इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन से हैं, प्लाज्मा हो गया, आरबीसी सेल्स हो गई, डब्ल्यूबीसी सेल्स हो गए, प्लेटलेट्स हो गए, तो ये सब इसकी सेल्स है जो इसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, अब हम गाइस आ गए हैं मसल टिश्यू पे। तो मसल टिश्यू आखिरकार क्या है, मसल टिश्यू मेनली हमारी लोकोमोशन मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बिकॉज वो रिलैक्स एंड कॉन्ट्रैक्ट होकर जितनी भी बॉडी में मूवमेंट है उसको पॉसिबल कराता है। तो बहुत सारे लंबे लंबे सिलेंड्रिकल शेप के फाइबर्स जो है, जिन्हें हम मसल फाइबर्स बोल रहे हैं, वो मिलकर एज अ बंडल हमें क्या देंगे, एक मसल देंगे। हम उस बंडल के एक सिंगल फाइबर को अगर हम लें, अगर एक सिंगल फाइबर को हम लें तो उसके अंदर बहुत सारे टाइनी टाइनी फाइब्रिल्स अरेंज्ड होंगे, जिसे हम गाइस बोलते हैं माइक्रोफाइब्रिल्स। और ये माइक्रोफाइब्रिल्स फर्दर किससे बनती हैं, स्ट्रक्चरल प्रोटीन से बनती है, फिलामेंट वगैरह से। ठीक है, तो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर काफी ज्यादा ऐसे एक ट्यूब के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी स्ट्रोज लगा लो, उस छोटी छोटी स्ट्रोज के अंदर बहुत सारे लिक्विड जो हमारी स्टिक्स होती हैं वो लगा लो। तो एक सिलेंडर के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे सिलेंडर, उस
छोटे सिलेंडर के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे सिलेंडर, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर होता है हमारे एक मसल फाइबर का, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि कौन से टाइप के होते हैं, 3 मेन टाइप के होते हैं। एंड ऑन स्टिमुलेशन, मतलब जब ब्रेन से सिग्नल आएगा, स्टिमुलेट, मैं अपने ब्रेन से सिग्नल भेज रही हूँ कि मुझे इस हाथ को मूव कराना है, तो ब्रेन से सिग्नल आएगा मेरे हाथ के मसल सेल्स में और उस वजह से वो मूव करेगा विद द हेल्प ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो ये जो ब्रेन से सिग्नल आ रहा है गाइज, इसे हम स्टिमुलेशन बोल दे रहे हैं, ठीक है। तो ऑन स्टिमुलेशन ये मसल फाइबर्स या तो कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करके या फिर दोनों साथ में करती हैं, जो ये ऑब्वियसली वो करके मूवमेंट रिस्पॉन्सिबल कराती है। तो यहाँ पर 3 टाइप की होती है मेनली, स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक। तो एक एक करके देखते हैं जल्दी से। जो स्केलेटल है वो ऑब्वियसली जैसा नाम साउंड कर रहा है, क्लोजली अटैच्ड होंगी बोन से, और सारा जो मूवमेंट है हमारी बॉडी का, लोकोमोशन है, वो ये स्केलेटल वाली मसल्स पॉसिबल करा पाएंगी। सिलेंड्रिकल होंगी अगेन शेप में, सिलेंड्रिकल होंगी ऐसे ऐसे जैसे कि हमने बात किया। एंड उसके अलावा स्ट्राइप्ड होंगी, स्ट्राइएटेड भी जिसको बोल देते हैं, स्ट्राइप्ड होंगी। उसके अलावा ये अनब्रांच होती है, मतलब सीधे सीधे ऐसे सिलेंडर्स, ऐसे जब हम सर्दियों में जो लकड़ी जलाते हैं उस लकड़ियों को एक बंडल को बांध के इधर उधर ले जाते हैं ना, तो वैसे ही कुछ मसल्स होती हैं, सीधा सिलेंडर सिलेंडर, बट यहाँ पर कोई ब्रांचिंग प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। तो एक बंडल की फॉर्म में ये प्रेजेंट होती हैं, बंडल्ड पैरेलली, ऐसे पैरेलल पैरेलल बंडल्स बने होते हैं इसके। मल्टी न्यूक्लिएट होती हैं, ऑब्वियसली वॉलेंट्री होती हैं। वॉलेंट्री मतलब मैं अपनी मर्जी से इनको कंट्रोल कर सकती हूँ। मैं अगर चाहूँ मैं इस हाथ के मसल को इधर उधर घुमाऊं, मैं घुमा सकती हूँ, इसे वॉलेंट्री कंट्रोल बोलते हैं गाइस। उसके अलावा ऑब्वियसली थक जाते हैं हम तो ये फटीग कर जाती हैं। अगर हम एग्जाम्पल्स देखें गाइस, तो ऑब्वियसली मसल्स हमारी जो बॉडी की हैं वहां पर प्रेजेंट होती हैं। उसके अलावा टंग वगैरह है, टंग इतनी ज्यादा मूव कर रही है, मैं इतना बोल पा रही हूँ, तो वो भी एक मस्कुलर सेल है। उसके अलावा अगर हम बात करें स्मूथ मसल्स की, तो स्मूथ विसरल ऑर्गन जितने भी हैं, विसरल कौन से, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स, स्टमक, इंटेस्टाइन, इन सब की जो है टिश्यूज, वो होंगी इस स्मूथ मसल से बनी हुई। ऑब्वियसली स्पिंडल शेप की होंगी, स्पिंडल मतलब ऐसे पतले पतले, और उनके जो कॉर्नर्स हैं, एंड्स हैं, वो टेपर्ड होंगे, जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, ऐसे 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 ये होंगी कुछ स्पिंडल शेप, दूसरी दोनों साइड से पिंच्ड ऐसे पतली होंगी, जिसे हम फ्यूजी फॉर्म बोल देते हैं। तो ये फ्यूजी फॉर्म या स्पिंडल बोल सकते हैं। नॉन स्ट्राइप्ड होंगे, कोई भी स्ट्राइएशंस इसके ऊपर प्रेजेंट नहीं होंगे, एकदम स्मूथ, इसी वजह से हम इसे बोल दे रहे हैं। उसके अलावा अनब्रांच्ड होंगी, अगेन यहाँ पर भी कोई ब्रांचिंग नहीं है, बस फ्यूजी फॉर्म की है और उसके साथ वो ऐसे इकट्ठी ली हुई है। यहाँ पर सेलुलर जंक्शंस प्रेजेंट होंगे इनके आपस में। यूनिन्यूक्लिएट होती है, मतलब एक एक न्यूक्लियस ही प्रेजेंट होता है। उसके अलावा इनवॉलेंट्री, मतलब कोई भी कंट्रोल नहीं है मुझे मेरे स्टमक वाले मसल्स में। मैं अपने स्टमक वाले मसल्स अपनी मर्जी से मूव नहीं कर सकती हूँ, बट मैं हाथ वाले मसल्स कर सकती हूँ। स्टमक वाले मसल्स बिकॉज स्मूथ मसल से बने हुए हैं। उसके अलावा ऑब्वियसली फटीग नहीं करती है। अब हमारा जो स्टमक है वो कभी थकता थोड़े, हमेशा डाइजेस्ट करता रहता है, मूव कराता रहता है फूड इधर से उधर। तो यहाँ पर जो स्टमक है, इंटेस्टाइन के मसल्स हैं, वो हो गए हमारे स्मूथ वाले। उसके अलावा अगर हम कार्डियक मसल्स की बात करेंगे, इस कार्डियक मसल कौन से होंगे, बहुत स्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है ये, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे हार्ट में प्रेजेंट होता है। तो ये हार्ट से एसोसिएटेड हो गई, अगेन सिलेंड्रिकल होंगी, उसके अलावा स्ट्राइप्ड भी होंगी, बट ये ब्रांच होंगी, मतलब ब्रांचिंग यहाँ पर पॉसिबल है। और ये आपस में कनेक्टेड भी है। कनेक्टेड क्यों है, क्योंकि ऑब्वियसली हमारा जो हार्ट है उसको एक सिंक्रोनी में काम करना है, तो उसकी सारी सेल्स को एक कोऑर्डिनेटेड फैशन में काम करना होगा, एक साथ मिलकर काम करना होगा। तो काफी ज्यादा आपस में कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट है, इसी वजह से काफी ज्यादा जॉइंट वगैरह है। ये यहाँ पर आपको अगर दिख रहा हो बहुत ज्यादा जॉइनिंग्स, कनेक्शंस प्रेजेंट हैं, और ये आपस में स्टिक होती है एक दूसरे से विद द हेल्प ऑफ देयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मदद से प्रेजेंट है, उसकी मदद से उसके अलावा उसके अंदर काफी ब्रांचिंग्स वगैरह भी है। उसके अलावा यूनिन्यूक्लिएट होती है अगेन, एंड इनवॉलेंट्री होती है। हमारा हार्ट ऑब्वियसली हम तो मूव नहीं करा रहे हैं उसको, अपनी मर्जी से धड़कता है हमेशा। उसके अलावा कभी भी फटीग नहीं करेंगी, ऑब्वियसली फटीग कर गई तो फिर मतलब काम खत्म वहीं पे। उसके अलावा जैसे कि हम देख पा रहे हैं, एग्जाम्पल कौन सा हो गया, मसल ऑफ हार्ट।
अब हम आते हैं गाइस बहुत स्पेशल वाले टिश्यू पे, जो कि हमारा खास और आखिरी टिश्यू है इस वाले सेशन का, जो कि है न्यूरोनल टिश्यू या फिर नर्वस टिश्यू, जो कि पूरे शरीर का पूरा करता धरता है, मतलब पूरे शरीर का सारा कार्यभार इसका है, सारे के सारे काम यही कंट्रोल करता है। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इसका सबसे ज्यादा मेजर रोल है, ग्रेटेस्ट कंट्रोल पूरी बॉडी पे इसी का होगा। जितने भी हमारे ब्रेन जो हमारा यहाँ पर मास्टर बैठा है, वो जितने भी अपने ऑर्डर्स है वो इस पर्टिकुलर टिश्यू की मदद से ही देता है। यहाँ पर इसका जो बेसिक सेल, बेसिक यूनिट है, उसको हम बोलते हैं गाइस न्यूरॉन। तो न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं। अब एक गलतफहमी प्रेजेंट होती है बच्चों को कि हमारे नर्वस टिश्यू में सिर्फ न्यूरॉन होता है। मोर देन 50% ऑफ नर्वस टिश्यू इज मेड अप ऑफ न्यूरोग्लियल सेल्स। न्यूरोग्लियल सेल्स कौन है? इस न्यूरॉन को सपोर्ट करने वाली सेल। तो न्यूरॉन अकेला तो काम नहीं करेगा ना, उसे न्यूट्रिशन चाहिए, उसे सपोर्ट चाहिए, स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी चाहिए, वो सब ये न्यूरोग्लियल सेल्स पॉसिबल कराती है गाइस। तो ये न्यूरोग्लियल सेल्स मोर देन 50% ऑफ योर नर्वस टिश्यू बनाती हैं, तो सपोर्ट करेंगी, प्रोटेक्ट करेंगी हमारे न्यूरॉन्स को। उसके अलावा अगर हम न्यूरॉन की पूरी स्ट्रक्चर देखें तो सबसे पहले ऑब्वियसली सेल बॉडी प्रेजेंट होता है, डेंड्राइट्स होते हैं, एक्सॉन होते हैं, नर्व एंडिंग्स वगैरह होती हैं। तो एक एक करके डिटेल में देखेंगे। जो आपका प्रोफेशन वाला डायग्राम है, पिक्चर है, एकदम असली पिक्चर है, ठीक है, उसकी मदद से भी, और जो मैंने बहुत सुंदर सा बनाया है उसकी मदद से भी। तो यहाँ पर होता कैसे आखिरकार पूरा फंक्शन? तो ऑब्वियसली स्टिमुलेशन होगा। अगेन मैसेज तो कहीं से रिसीव होना चाहिए, कहीं से तो थॉट प्रोसेस आएगा ना कि मुझे चलो अपना हाथ मूव करना है, ऐसे तो अब हाथ अपने आप मूव होने लग जाएगा। ब्रेन से ओरिजिनेट हुआ एक मैसेज, तो उसे बोलते हैं हम स्टिमुलेशन। तो स्टिमुलेशन आया, उसने न्यूरॉन को स्टिमुलेट किया, न्यूरॉन को उसने बोला कि मुझे ये हाथ को इधर उधर ले जाना है, तो वो हुआ स्टिमुलेशन, और उसको पास ऑन किया गया न्यूरॉन को, जो कि एक मैसेज की फॉर्म में हुआ। उस मैसेज को हम यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बोलते हैं, क्योंकि वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल इधर उधर मूव करता है। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल न्यूरॉन को दिया गया, न्यूरॉन को बोला कि हाथ को इधर उधर लेकर जाओ। तो यहाँ पर न्यूरॉन को बता दिया गया। अब ये न्यूरॉन थ्रू इट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्रॉम डेंड्राइट्स, यहाँ पे जो डेंड्राइट्स हैं वो रिसीव करेंगी किसको? हमारे मैसेज को। एंड उसके बाद ये जो डेंड्राइट्स ने एक बार अगर मैसेज रिसीव कर लिया तो अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पर सेल बॉडी पे लेके गया, सेल बॉडी में इसका न्यूक्लियस वगैरह प्रेजेंट ऑब्वियसली। उसके अलावा एक्सॉन जो लंबा सा स्ट्रक्चर है, उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू इसको ट्रांसपोर्ट कराएगा हमारे नर्व इंपल्स को, हमारे सिग्नल को, कि हाथ को इधर 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 ले जाना है। तो ये सारा मैसेज यहाँ पर ट्रांसपोर्ट हुआ है। हम एक बार जब वो ट्रांसपोर्ट हो गया है गाइज, तो यहाँ पे नर्व एंडिंग्स पे पहुंच गया, तो नर्व एंडिंग्स पे काम खत्म नहीं गाइज, इसके नीचे ऐसा ही एग्जैक्ट सेम न्यूरॉन दूसरा प्रेजेंट होगा, और यहाँ से जो नर्व एंडिंग से सिग्नल निकले वो दूसरे डेंड्राइट्स में वापस से एंटर कर जाएंगे, और इसी तरीके से यहाँ से ओरिजिनेट किया हुआ आइडिया यहाँ तक पहुंचेगा और मेरा हाथ ऐसे मूव करेगा। तो इसी तरीके से कुछ न्यूरॉन का मेजर फंक्शन होता है। स्ट्रक्चर हमने जैसे कि देखा, डेंड्राइट्स प्रेजेंट होंगे ऊपर वाले भाग में जो रिसीव करेंगे सिग्नल्स को, सेल बॉडी उसको फर्दर लेकर जाएगी, एक्सॉन उसको ट्रेवल कराएगा नीचे की तरफ, जहां पर नर्व एंडिंग्स उसको अगले में भेज देंगी। तो ये है स्ट्रक्चरल यूनिट हमारा, और फंक्शनल यूनिट भी किसका? न्यूरल टिश्यू का। अगर ये हम देखें तो यहाँ पर न्यूरोग्लिया सेल्स बहुत सारे अमाउंट में प्रेजेंट है, सपोर्ट करने के लिए, प्रोटेक्शन करने के लिए इस वाले न्यूरॉन का, ठीक है। अगर हम बात करें इम्पल्स की एक छोटी सी डेफिनेशन, तो इम्पल्स ट्रेवल करेगी, इनहिबिट या फिर स्टिमुलेट करेगी दूसरे न्यूरॉन को। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर चल रही हूँ तो मुझे रुकना भी तो है, तो ये आइडिया भी तो ब्रेन में आया, और अगर मुझे रुकना है तो यहाँ पर इनहिबिटरी सिग्नल्स भेजे जाते हैं। तो कुछ सेल्स को या तो स्टिमुलेट करके कुछ रिलीज वगैरह कराया जा सकता है, या फिर कुछ सेल्स ऑलरेडी कुछ रिलीज कर रही हैं तो उनको इनहिबिटरी सिग्नल्स देकर उनको रोका जा सकता है फ्रॉम रिलीजिंग एनीथिंग। तो यहाँ पर स्टिमुलेशन वाले सिग्नल भी भेजे जा सकते हैं, इनहिबिशन वाले सिग्नल्स भी भेजे जा सकते हैं। तो दोनों काम कराए जा सकते हैं न्यूरॉन से विद द हेल्प ऑफ नर्व इंपल्स, जो कि एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल है। तो इनहिबिशन एंड स्टिमुलेशन दोनों पॉसिबल है ऑब्वियसली। जैसे कि हमने स्ट्रक्चर देखा, डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सॉन एंड
हमारा नर्व एंडिंग। अगर हम बात करें ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम की, जो कि हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में नहीं, नेक्स्ट सेशन में, जो कि है हमारे फ्रॉग एंड कॉकरोच। तो नेक्स्ट सेशन ज्वाइन करना है गाइस फॉर श्योर, ठीक है। तो आज के सेशन के लिए इतना ही, और उसके अलावा हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है कि आज आखिरी दिन है हमारे 9+9 ऑफर का, जो कि अनअकैडमी की बर्थडे पे रिलीज हुआ था। तो यहाँ पर आपको 50% ऑफ तो है ही, बट अगर आप 9 मंथ की सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं गाइस, तो आपको 9 मंथ का फ्री एक्सटेंशन भी मिल जाता है, जो ऑफर दोबारा नहीं आएगा। आज आखिरी दिन है, अगर आपको अनअकैडमी के साथ जुड़ना है तो इस ऑफर को अवेल करने का आपके पास आखिरी मौका है। और अगर आपको ये आखिरी मौका अवेल करना है तो आपको यूज करना होगा मेरा कोड, जो कि है tan18। तो अगर आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे जाएं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उस पर आप जाएं और ज्वाइन कर लें अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन। वहां पर आप डालना ये कोड, उस मदद से आपको 50% ऑफ मिल जाएगा अपनी सब्सक्रिप्शन में, प्लस उसके अलावा 9 मंथ्स का एक्सटेंशन भी फ्री मिल जाएगा, ठीक है। तो आज आखिरी मौका है, इट वुड नॉट बी बैक, ओके। उसके अलावा हम देखें प्रैक्टिस एंड ऑब्वियसली हमारे जो मॉक टेस्ट है उसकी रिक्वायरमेंट कितनी ज्यादा है इस पॉइंट पे। अगर 4 महीने कुछ दिन बच गए हैं गाइस, तो प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है इस पॉइंट पे। तो अच्छी टेस्ट सीरीज आपकी प्रिपरेशन को यहां से यहां ले जाती है। एक अच्छी टेस्ट सीरीज, बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज रिलीज कर रहा है अनअकैडमी, जो कि स्टार्ट हो जाएगी ऑन December 22। उसको ज्वाइन करना एक बहुत ही ज्यादा नॉमिनल प्राइस, जो कि है 999 का, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं गाइज, अच्छे से आपकी प्रिपरेशन यहां से यहां पहुंचाने के लिए, ठीक है। उसके अलावा अगर बैचेस की बात करें तो आपका फेवरेट कौन सा, ऑल स्टार्स फास्ट ट्रैक बैच तो है ही, जो 2999 में है। एंड उसके अलावा आपका निम्बस अर्ली अचीवर्स बैच तो है ही, अगर आपके छोटे भाई बहन है, आप खुद है 9th-10th में और आपको बड़े होकर डॉक्टर बनना है, तो उसके लिए, ठीक है। तो इसी के साथ हम आज का सेशन जो है उसको सम अप कर देते हैं गाइस। इफ यू वांट टू जॉइन अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन, दिस इज योर लास्ट चांस, मेक गुड यूज ऑफ इट, ओके। तो आई विल डेफिनेटली सी यू इन द नेक्स्ट वन। उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको करना होगा इस वाले सेशन को लाइक एंड शेयर। उसके अलावा नीट मार्वल्स को ऑब्वियसली सब्सक्राइब कर लेना। जो टेलीग्राम लिंक पड़ा है डिस्क्रिप्शन में, उसको जाकर ज्वाइन करो गाइस। क्या कर रहे हो, ये वाले नोट्स नहीं चाहिए क्या आपको? तो अगर आपको वो नोट्स चाहिए तो वो ड्रॉप कर दिए जाएंगे आपके टेलीग्राम में, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक पड़ा है, उसके थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा कोई भी डाउट्स है इस चैप्टर से रिलेटेड, किसी भी चैप्टर से रिलेटेड, मेक श्योर टू ड्रॉप दैट इन कमेंट्स। एंड यस, आई विल डेफिनेटली सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, बाय बाय।